हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सुरेन मोहन पाठक का नॉवेल 8 दिन का 5वां भाग। शुक्रवार 5वां दिन। सुबह 10 बजे विकास नर्सिंग होम में पहुंचा। शबनम से उसकी मुलाकात न हो सकी। मालूम पड़ा कि वो उसके वहां पहुंचने से थोड़ी देर पहले आईसीयू से एक प्राइवेट रूम में तो शिफ्ट कर दी गई थी, लेकिन उस वक्त सेडेटिव के असर में सोई पड़ी और दोपहर से पहले किसी हालत में नहीं जागने वाली। उसने सतीश चावला के पेट्रोल पंप का चक्कर लगाने का फैसला किया। अब उसका इरादा उस पर या पंप पर वॉच रखने का था। पेट्रोल पंप पर उसे सतीश चावला मौजूद न दिखाई दिया। उसकी जगह उसे वो नौजवान लड़का दिखाई दिया जिसका जिक्र पिछले रोज मनोहर लाल ने किया था। मालिक कहाँ है? वो रौब से बोला। चावला साहब तो यहाँ आया नहीं। युवक अदब से बोला। मुझे दिखाई दे रहा है। तुम कौन हो? मैं उनका भांजा अखिलेश हूँ। मालिक की गैर हाजिरी में यहाँ का कारोबार तुम देखते हो? हाँ। मालिक तुम्हारा मामू आज यहाँ आया नहीं या आके चला गया? आई नहीं। वजह? मामी को कोई काम था, उसके साथ कहीं जाना था। यहाँ कब आएगा मामू? पता नहीं। आएगा सही? ज़रूरी नहीं। आए तो उसको मेरा एक पैगाम देना। पैगाम समझते हो ना? मैसेज, संदेशा। हाँ बोलिए। मैसेज बोलना विकास गुप्ता यहाँ आया था। बोलना मैं परसों रात की उसकी हर हरकत से वाकिफ़ हूँ और मैं वो शख्स हूँ जो 4 दिन पहले सोमवार शाम को पेट्रोल के खाली कनस्तर के साथ यहाँ आया था और पेट्रोल डालने के लिए कनस्तर उसके हवाले करके रेस्टरूम में गया था। ऐसे ही बोलना सब। बोलूँगा। मामू आपसे बात करें? मर्जी है उसकी। मर्जी आए तो करे, ना आए तो ना करे। मर्जी आए तो कैसे बात करे? विकास ने उसे अपने मोबाइल का नंबर बताया। वो रूपनगर पहुंचा। मनोहर लाल से हासिल जानकारी की बिना पर बड़ी सहूलियत से उसने इलाके के प्लॉट नंबर 7 पर स्थापित सुमंगल नामक वो हाउसिंग कॉम्प्लेक्स तलाश कर लिया जिसकी दूसरी मंजिल पर सतीश चावला का फ्लैट था। फ्लैट उसे लॉक्ड मिला। फिर भी सावधानीवश उसने कॉल बेल बजाई। दरवाजे पर दस्तक दी। कोई जवाब ना मिला। यूं उसकी तसल्ली हो गई कि घर में कोई नहीं था, तो उसने जेब से एक स्टील का तार निकाला और उसकी सहायता से उसने 2 मिनट में प्रवेश द्वार का ताला खोल लिया। वो चुपचाप भीतर दाखिल हुआ। अपने पीछे सावधानी से बिना आवाज़ किए उसने दरवाज़ा बंद किया। अब उसे भीतर किसी ऐसे क्लू की तलाश थी जो कि सतीश चावला के किरदार पर कोई अतिरिक्त रोशनी डाल पाता। अपनी तलाश, जो कि निपट अंधकार में तीर चलाने जैसी थी, उसने शुरू की। इस तलाश से यूं जो नतीजा सामने आया वो था, ड्राइंग रूम की वॉल कैबिनेट की एक दराज से एक मैरिज सर्टिफिकेट बरामद हुआ जो विशालगढ़ के सिविल कोर्ट में स्थित मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस में जारी हुआ था और जिस पर सतीश चावला आलोका साहनी का नाम दर्ज था और जिस पर 2 दिन पहले के बुधवार की तारीख दर्ज थी। हैरानी की बात थी कि जिस शख्स ने वहां से इतनी दूर विशालगढ़ जाके शादी की थी वो बीवी के पहलू में होने की जगह उसी शाम को पंप पर हाजिरी भर रहा था और रात को अपनी सेंधमारी के अभियान पर निकला हुआ था। दूसरी चीज़ एक विजिटिंग कार्ड था जो कि बेडरूम की वार्डरोब में टंगे मर्दाने कोट की जेब से बरामद हुआ था। विजिटिंग कार्ड पर दर्ज था पुखराज रहेजा प्रॉपर्टीज, आकाशदीप चैम्बर्स, 2nd फ्लोर, लिंक रोड, राजनगर। फिर पुखराज रहेजा? कौन था वो शख्स जिसके नाम की जगह जगह हाजिरी थी और कार्ड उसे पहचाना क्यों लग रहा था? जल्दी वजह उसके ध्यान में आई। वो कार्ड उस कार्ड का जुड़वा था जो उसने अपने गेस्ट हाउस के सूट में अपने आक्रमणकारी, जो कि जान से गया था, कि बटुए में बरामद किया था और हालात की गहमा गहमी में जिसे वो बिल्कुल भूल गया था। उसका आक्रमणकारी पुखराज रईसा से वाकिफ था। जिस पेट्रोल पंप पर हुए कत्ल का वो चश्मदीद गवाह था उसका मालिक पुखराज रईसा से वाकिफ था। जिस वकील के ऑफिस में पंप के मालिक ने सेंध लगाई थी और यूं कुछ चोरी किया था वो वकील पुखराज रईसा से वाकिफ था। जिस कैरियर का उन्होंने पैसा ठगा था वो पुखराज रईसा का मुलाजिम। कौन था ये पुखराज रईसा? हर किसी के साथ जिससे जुड़े जान पड़ते थे। मालूम करूंगा। वो दृढ़ता से होठों में बुदबुदाया। पूरी सावधानी बरतता वो सुरक्षित फ्लैट से बाहर निकला। सड़क पर आकर उसने एक पब्लिक फ़ोन तलाश किया और अपना मोबाइल इस्तेमाल करने की जगह वहां से रईसा के कार्ड में दर्ज टेलीफोन में से एक पर कॉल लगाई। रहेजा प्रॉपर्टीज। तत्काल उत्तर मिला। मे आई हेल्प यू? यस प्लीज़। मैं एक बड़ा फ्लैट या छोटे इंडिपेंडेंट हाउस खरीदना चाहता हूँ। आप लोग इस बारे में मेरी कोई मदद कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। हम दोनों टाइप के यूनिट्स प्रोवाइड करा सकते हैं। आपका बजट क्या है? 15-20 लाख। इस प्राइस रेंज में 120 गज ज़मीन में बने कुछ डबल स्टोरी इंडिपेंडेंट यूनिट्स अवेलेबल है। अपना नाम पता बताइए, हम आपको ब्रोशर भेज देंगे। नाम विकास गुप्ता है। ब्रोशर मेल से हासिल करने की जगह क्या मैं खुद आपके ऑफिस में आ सकता हूँ? बड़ी खुशी से। वर्किंग आवर्स में कभी भी आइए। 1 घंटे में आता हूँ। वेलकम। आपकी तारीफ। मैं देविका दत्ता, बिग बॉस की सेक्रेटरी। बिग बॉस? रहेजा साहब, पुखराज रहेजा साहब।
ऑफिस में आप ही मेरे से डील करेंगी? मैं भी कर सकती हूँ, रहेजा साहब ऑफिस में हुए तो खुद वो भी कर सकते हैं। इस वक्त हैं वो ऑफिस में? जी हाँ हैं। गुड, मैं 1 घंटे से कम में वहाँ पहुँचता हूँ। वेलकम सर। रहेजा प्रॉपर्टीज़ का ऑफिस वैसे ही सज धज वाला निकला जैसा कि किसी उस धंधे की बड़ी तोप का होना अपेक्षित था। आउटर ऑफिस में रिसेप्शन पर एक ऐसी सजावटी युक्ति मौजूद थी कि लगता था कि उसका रंग रोगन भी ऑफिस के रंग रोगन के साथ ही हुआ था। मैं विकास गुप्ता। वो उसके रूबरू हुआ और मुस्कुराता हुआ बोला, अभी थोड़ी देर पहले मैंने फ़ोन किया था। ओह यस मिस्टर गुप्ता, वो दांत चमकाती घंटी की तरह खनकती आवाज़ से बोली। बॉस आपका ही इंतज़ार कर रहे हैं। बॉस बोला तो आप ज़रूर उनकी सेक्रेटरी होंगी, देविका दत्ता। ठीक पहचाना, आइए। उसने उसे बॉस के ऑफिस में पहुंचाया, जिसने उठकर उससे हाथ मिलाया और कुर्सी पेश की। तो ये था पुखराज रहेजा, जो पान में लौंग की तरह हर जगह फिट था। मैं पुखराज रहेजा। वो बड़े मिलनसार अंदाज से बोला, आप हैं गुप्ता, मिस्टर विकास गुप्ता, राइट? एब्सोल्युटली, विकास बोला। बाहर से आए या पहले से यहाँ बसे हुए हैं? बाहर से आया। यहीं सेटल होना चाहते हैं, इसलिए प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं? नहीं नहीं, वो हड़बड़ाया। बहरहाल फिर बोला, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं? नहीं। उसके नेत्र सुकड़े। ग्राहक के लिए दमकते चेहरे की वोल्टेज में कमी आई। तो क्या चाहते हैं? वो बोला। जानकारी। क्या? इन्फॉर्मेशन। मैं कुछ समझा नहीं। ये कार्ड। विकास ने उसे दोनों कार्ड दिखाए। आपके हैं? जाहिर है। ये बिजनेस कार्ड है? ये भी जाहिर है, लेकिन जो कि आपने मुझे नहीं दिए, क्योंकि मैं आपसे पहले कभी नहीं मिला। तो फिर ये कहाँ से आया आपके पास? अच्छा सवाल है, जवाब दीजिए, भले ही सवाल जितना अच्छा ना हो। एक मैंने संजय चपोर नाम के उस शख्स की जेब से निकाला था, जो कि सोमवार को मेरे हाथों जान से गया था। दूसरा सतीश चावला नाम के एक शख्स के कब्जे में था। कमाल है, ये सब आप मुझे क्यों बता रहे हैं? अभी आप ही ने तो जवाब मांगा था। अब बताइए, जवाब आपके सवाल से मैच करता हुआ है या नहीं? ओफो, मेरा मतलब है, इन बातों से मेरा क्या वास्ता है? यही जानने तो मैं यहाँ आया हूँ। देखिए, मेरी सेक्रेटरी ने मुझे बताया था कि आप कस्टमर थे और कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे। लगता है उससे आपकी बात को समझने में कोई गलती हुई है। अगर ऐसा है तो उसकी तरफ से मैं सॉरी बोलता हूँ और आपसे तशरीफ़ ले जाने की दरख्वास्त करता हूँ। अभी उसमें टाइम है क्या? अभी मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई। क्या बाकी रह गया? इस बात का जिक्र बाकी रह गया कि आपका जो आदमी संजय चकोर मेरे रेजिडेंस पर मेरे हाथों जान से गया था, वो वही था जिसने पहले जसलपुर रोड के करीब निजाला फिलिंग स्टेशन के रेस्ट रूम में एक आदमी को चाकू भोंककर उसका कत्ल किया था। वो शख्स मेरे हाथों मारा गया और किसी ने उसका बदला मेरी एक फ्रेंड और बिजनेस पार्टनर के कत्ल की कोशिश करके उतारना चाहा। जब भी कोई हादसा वाक़या होता है, कहीं ना किसी तरीके से आपका नाम आन टपकता है। मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। इसका कोई खास मकसद है या ये महज इत्तेफाक है? मिस्टर गुप्ता, आप जो कह रहे हैं वो तमाम का तमाम मेरे लिए बेमानी है। कत्ल की कोशिश, कातिल, मेरा आदमी, बिजनेस कार्ड, सब नॉनसेंस है और मेरी बर्दाश्त से बाहर है। अब इससे पहले कि मैं अदब भूल जाऊँ, आप यहाँ से तशरीफ़ ले जाइए, वरना मैं पुलिस को फ़ोन करता हूँ। वो तो आप ज़रूर कीजिए, बल्कि मैं मदद करता हूँ आपके इस काम में। विकास ने उठकर करीब पड़े एक फ़ोन पर से रिसीवर उठाया। मैं रिसीवर लगाता हूँ आपके कान में, आप नंबर पंच कीजिए। उसने ऐसी कोई कोशिश ना की। वो एक शातिर खिलाड़ी की दूसरे शातिर खिलाड़ी के खिलाफ चाल थी। उसका इम्तहान था जिसमें पता नहीं उसे खबर थी या नहीं। वो फेल हो गया था। फ़ोन रखो, वो शुष्क स्वर में बोला। यस सर। विकास ने रिसीवर क्रैडल पर रखा और वापस कुर्सी पर बैठ गया। रहेजा ने कहीं से एक सिगरेट का पैकेट बरामद किया। बिना विकास को सिगरेट ऑफर करने का तकल्लुफ़ किए एक सिगरेट सुलगाया और विचारपूर्ण भाव से उसके 2-3 कश लगाए। मैंने फिर एक एक शब्द पर जोर देता बोला, इसलिए पुलिस को बुलाने का इरादा छोड़ा है क्योंकि मैं अपने ऑफिस का माहौल नहीं बिगाड़ना चाहता। मैं अपने बिजनेस को बैड पब्लिसिटी का, जो कि पुलिस के पाँव पड़े तो होके रहती है, शिकार नहीं बनाना चाहता। तुम मेरी इस मजबूरी को, जो मजबूरी नहीं बिजनेस सेंस है, अपनी जीत समझना चाहते हो तो शौक से समझो, लेकिन ये हकीकत है और अपनी जगह कायम है कि तुम्हारी हर बात मेरी समझ से बाहर है। मुझे अफसोस है कि मुझे भी अफसोस है। अब बोलो, तुम हो कौन? मैं एक प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ। अच्छा, जी हाँ, लगते तो नहीं हो। क्यों भला? सींग नहीं दिखाई दे रहे या खुर नहीं दिखाई दे रहे जो हर पीढ़ी के होते हैं? पीढ़ी? प्राइवेट डिटेक्टिव को ही कहते हैं। ऑफिस कहाँ है? अभी कहीं नहीं है, अलबत्ता तलाश में हूँ। लगता है इस धंधे में अभी कदम रखा ही है या अभी कदम रखने का ख्याल ही किया है। आपको इससे क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क तो कोई नहीं पड़ता। तो फिर? कुछ नहीं।
आप प्रॉपर्टी डीलर हैं सतीश चावला ने? मैंने सुना है कि एक चलता पेट्रोल पंप खरीदा था। कम से कम इतना तो बताइए कि क्या ऐसा उसने आपके ज़रिए किया था? मैं बताना ज़रूरी नहीं समझता, क्योंकि मैं नहीं समझता कि तुम्हें ऐसी कोई इंक्वायरी कर का अख्तियार है। जनाब, ये इंक्वायरी नहीं है, एक मामूली सवाल है। तुम्हें कोई मामूली सवाल पूछने का भी कोई अख्तियार नहीं। तुम अपने टाइम की कीमत नहीं समझते हो, तो मेरे टाइम की कीमत समझो। और उसने दरवाजे की तरफ इशारा किया। अगर ये आपकी ज़िद है कि आजकल गांधीगिरी बहुत मशहूर है, तुम्हारे से पीछा छुड़ाने का एक उस लाइन का तरीका है मेरे पास। कौन सा? तुम बैठो, मैं चलता हूँ। और वो सच में ही अपनी एग्जीक्यूटिव चेयर पर से उठा और लंबे तक बढ़ता हुआ वहाँ से बाहर निकल गया। विकास पराजित सा कुछ क्षण बैठा रहा, फिर अपने स्थान से उठा और वहाँ से बाहर निकला। वो बाहर ही ऑफिस में भी नहीं था, सच में ही वहाँ से चला गया था। वो रिसेप्शन डेस्क के करीब ठिठका। आप जा रहे हैं मिस्टर गुप्ता? सेक्रेटरी मधुर स्वर में बोली। यस मैडम। विकास गहरी सांस लेता बोला, जा रहा हूँ। मैं तो आपके लिए लंच मंगाने लगी थी, फिर शाम की चाय डिनर का इंतज़ाम करने का भी हुक्म हुआ है। वेरी स्मार्ट। वो ऑफिस से निकलकर सड़क पर पहुंचा। उसने इतना बड़ा पंगा लिया था, लेकिन हाथ कुछ नहीं आया था, सिवाय इसके कि रईजा पुलिस बुलाने के इरादे से हिल गया था। वो नर्सिंग होम में लौटा। मालूम हुआ कि शबनम एक बार जागकर डाइटिशियन का बताया लंच करके फिर सो गई थी। वो कपूर रोड पहुंचा। वहाँ वो शबनम के फ्लैट वाली इमारत में दाखिल हुआ और मैनेजर से मिला। इस वक्त यहाँ कोई वैकेंसी है? उसने पूछा। जी नहीं, जवाब मिला। होने की उम्मीद सदा ही होती है। यह फ्लैट्स डेली और वीकली रेंटल पर भी हैं, कस्टमर्स आते जाते ही रहते हैं। मैं चाहता हूँ इस बार जब भी कोई वैकेंसी हो तो वो फ्लैट आप मुझे दें। उस गैस वाले हादसे के बाद आप यहाँ मैडम के करीब रहना चाहते हैं? यही बात है। लगता है आप मुझे पहचानते हैं। जी हाँ, मैडम के करीबी के तौर पर तो मैं आपको जानता ही था। कल के हादसे के बाद से तो और अच्छी तरह से जान गया हूँ। ओह, आप वक्त रहते ना पहुँच गए होते तो मैडम तो गई थी जान से। हाँ। और बड़ा इत्तेफाक ये हुआ कि फ्लैट का मेन डोर अनलॉक्ड रह गया। वो आपको खुला मिला। वो एक क्षण ठिठका और फिर बोला, खुला ही मिला था ना? आपको शक है? नहीं, आप कहते हैं खुला था तो खुला था। इस बाबत भी आपसे एक दरख्वास्त है। फरमाइए। फ्लैट के मेन डोर का लॉक बदलवाइए। कैसा लॉक चाहते हो? विकास ने बताया, समझाया। कॉस्टली आइटम है, मैनेजर बोला। चार्ज होगी? ठीक है। वो वहाँ से निकला और खाना खाने के लिए करीबी रेस्टोरेंट में पहुंचा। वहाँ इत्तेफाक से उसकी निगाह उस रोज़ के अखबार पर पड़ी। चोरी का वाक़या परसों आधी रात के बाद का होने की वजह से जो खबर पिछले रोज़ के अखबार में नहीं जा सकी थी, वो उस रोज़ के अखबार में छपी थी। पता नहीं कैसे अखबार वालों को उस खबर की जानकारी लगी थी, जिसका शीर्षक था, नगर के नामचीन वकील के ऑफिस में चोरी। खबर के मुताबिक अरुण निजावर ने दावा किया था कि उसके ऑफिस से 80,000 रुपये चोरी चले गए थे। वो रकम गायब होने की खबर लगने के बाद पाया गया था कि चोर ने पिछवाड़ी की एक खिड़की जबरन खोल ली थी और उसी रास्ते से रात की किसी घड़ी ऑफिस में दाखिल हुआ था। चोरी की बात उजागर होने के बाद बाकी साजो सामान का जायज़ा लिया गया था, तो कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज भी गायब पाए गए थे। उसने अखबार एक और डाला और सोचने लगा, क्या पुखराज रईजा के पुलिस को फ़ोन करने से हिचकने के पीछे वजह उसके वकील के ऑफिस में हुई चोरी हो सकती थी? बहुत दूर की कौड़ी थी। उसने खामोशी से खाना खाया। वो बिल वगैरह से फारिग हुआ तो एक नया ख्याल उसके जहन में आया। पेट्रोल पंप पर भांजे की मार्फत जो मैसेज वो मामू के लिए सतीश चावला के लिए छोड़कर आया था, उसकी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई थी। दोपहर बाद 3 बजने को थे, लेकिन सतीश चावला ने उसके इतने बड़े दावे का कोई नोटिस नहीं लिया जान पड़ता था कि वो बतौर चोर उसकी शिनाख्त कर सकता था, और वो रेस्ट रूम में हुए कत्ल का गवाह था। मैसेज अभी तक उसे मिला ना हो, नहीं हो सकता था। इतना अहम मैसेज जिसे अभी तक ना मिला हो, ये यकीन में आने वाली बात नहीं थी। वो पंपर ना भी पहुंचा हो तो भांजे ने कहीं ना कहीं उसे संपर्क स्थापित किया होता और मैसेज उसे दिया होता। तो खामोशी का सबब, उसे फ़ोन तक न करने की वजह, कोई वजह उसे न सूझी। वो वापस अपना शबनम के नर्सिंग होम लौटा। शबनम को उसने फिर सेडेटिव के असर में सोई पाया। ऐसे कैसे बीतेगी? वो नर्स से बोला, मेरा इससे बात करना नहायत ज़रूरी है। क्या बात करना नहायत ज़रूरी है? मैं इसके कत्ल की कोशिश की लेकिन कामयाब ना हो सका। पूछना चाहता हूँ कि ये दोबारा कब मुझे खिदमत का मौका देगी? नर्स हड़बड़ाई। उसने घूरकर विकास को देखा। मजाक कर रहे हो? फिर बोली, हाँ, ये मेडिको लीगस केस है, ऐसा मजाक आपको भारी पड़ सकता है? विकास हंसा। अब पेशेंट को रेस्ट करने दीजिए। रेस्ट ही कर रहा है पेशेंट, और तो कुछ कर ही नहीं रहा। खैर, वो वापस पेट्रोल पंप पर पहुंचा। सतीश चावला तब भी वहाँ नहीं था।
अंधेरा होने तक उसने उसकी वापसी का इंतज़ार किया। जो ना हुई तो वह वापस शहर की तरफ चल दिया। नर्सिंग होम में पहुँचते पहुँचते 8 बज गए। उस बार शबनम को उसने होश में पाया, लेकिन बात करने में असमर्थ पाया। विकास को उसने यूं देखा जैसे पहचानने में दिक्कत महसूस कर रही हो, और फिर आंखें बंद कर ली। वहाँ रुकना बेकार जानकर वो फिर वहाँ से निकला और बाहर सड़क पर पहुंचा। इमारत का घेरा काटकर वो पिछवाड़े की लेन में पहुंचा। पार्किंग के लिए सामने जगह न मिलने की वजह से जहां उसने अपनी कार पार्क की थी उस गली में नीम अंधेरा था। फिर भी फासले से ही उसे दिखाई दे गया कि उसकी कार का बोनट खुला था और 2 आदमी उस पर झुके हुए थे। उसके मुंह से हैरानी की सिसकारी निकली। तत्काल वो कार की तरफ लपका। हो गया। आधे रास्ते में उसे एक आवाज़ सुनाई दी, निकल ले। दूसरी आवाज़ आई, क्या हो रहा है ये? विकास अभी दूर ही था, लेकिन वो गला फाड़कर चिल्लाया। दोनों ने चौंक कर बोनट पर से सिर उठाया, सामने देखा और फिर घूमकर विपरीत दिशा में सरपट भागे। विकास उनके पीछे लपका, लेकिन उनके करीब भी ना फटक पाया। गली से निकलकर वो आगे मेन रोड पर पहुंचे और फिर भीड़ में मिलकर उसकी निगाहों से ओझल हो गए। वो वापस अपनी कार के करीब लौटा। वो दोनों जाने से पहले हुड गिरा गए थे, लेकिन उनकी हड़बड़ी में वो फ्रेम के साथ लॉक हो गया। विकास ने हुड वापस उठाया और आंखें फाड़कर भीतर झाँका। नीम अंधेरे में भी उसे उस करतूत का एहसास हो गया जिसे वो दोनों अंजाम देके गए थे। भीतर इंजन के साथ बारूद की 3 छड़ें टेप से चस्पा थी और उनकी तारें इग्निशन की तारों से जुड़ी हुई थी। शबनम के बात करने में अक्षम होने ने उसे बचाया था, जिसकी वजह से कि वो जल्दी लौट आया था। वो इत्मीनान से शबनम से अपनी बातचीत मुकम्मल करके लौटा होता तो सहज भाव से आकर कार में सवार हुआ होता, इग्निशन ऑन किया होता और धड़ाम, कार भी खत्म, वो भी खत्म। उसकी तवज्जो समय भी सतीश चावला की तरफ गई। तो ये वजह थी जो सतीश चावला को उसके खास मैसेज की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई थी। ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। सतीश चावला का नाम वो शख्स उसकी कल्पना से कहीं ज़्यादा पहुंचा हुआ शख्स निकल रहा था। चोर, सेंधमार। अब उसे यह मुमकिन नहीं लग रहा था कि उसके पंप पर हुए कत्ल से उसका कोई लेना दाना ना हो। सावधानी से उसने छड़ों की तारों को इग्निशन की तारों से अलग किया, टेप उखाड़कर छड़ों को वहां से हटाया और बोनट बंद किया। अब इंस्पेक्टर जिले सिंह की धमकी पर अमल करने का वक्त आ गया था। वो पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचा। इंस्पेक्टर जिले सिंह अपने ऑफिस में मौजूद था। क्या है? वो रुके स्वर में बोला। मैं हूँ, विकास बोला। और क्या है? मेरा मतलब है क्या चाहते हो? बोलता हूँ, ज़रा दम तो लेने दीजिए। बैठो। थैंक यू। मैं तुम्हें याद ही कर रहा था। अच्छा, कई जगह से, खासतौर से दिल्ली से तुम्हारा रिकॉर्ड मंगवाया। उसने घूर कर विकास को देखा। 17 बार गिरफ्तार हो चुके हो। मैं अपनी मर्जी से यहाँ आया हूँ। आप मुझे यहीं बिठाना तो स्कोर में एक बार का इजाफा और हो जाएगा। क्या मतलब? मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूँ कि गिरफ्तारी किसी के गुनाह का सबूत नहीं होता। मैंने तो पहले ही कहा था कि रिहाई किसी की बेगुनाही का सबूत नहीं होता। ये गड़े मुर्दे उखाड़ने वाली बातें हैं। आप ऐसा करेंगे तो उस बात की आग उतर जाएगी जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ। किसी खास मकसद से आए हो? जी हाँ, वरना कौन आपके महकमे का मुंह देखना चाहता है? आगे? मैं आपकी इस हिदायत पर अमल करने आया हूँ कि पीढ़ी के धंधे में पुलिस से बनाकर रखनी पड़ती है। करो। क्या? विकास हड़बड़ाया। हिदायत पर अमल और क्या? विकास ने एक बनावटी आह भरी। ठीक है, फिर बोला। मैं सबको साफ साफ बयान करता हूँ। इसलिए करता हूँ ताकि आपको एहसास हो सके कि मैंने कोई गैरकानूनी काम नहीं किया। देखते हैं, मैं शुरू से बोलता हूँ। शुरू करने के लिए शुरू ही ठीक जगह होती है। बोलो। वो क्या है कि 4 दिन पहले सोमवार शाम को उसने सविस्तार पेट्रोल पंप के रेस्ट रूम में अपने साथ बीता तमाम वाकया और आइंदा घटी वो घटनाएं बयान की जो उस वाक्य से ताल्लुक़ रखती हो सकती हैं। बदकिस्मती से जिसमें उसका रोल कत्ल के चश्मदीद गवाह का बन गया था। परसों रात सतीश चावला, उसने आगे जोड़ा, आधी रात के करीब अरुण निजावन नाम के वकील के मैजेस्टिक सर्कल के इलाके में स्थित ऑफिस में चोरों की तरह घुसा था। इस काम के लिए उसने पिछवाड़े की एक खिड़की जबरन खोल ली थी। उस चोरी की खबर आज के अखबार में छपी है। वो छोड़ो, तुम्हें कैसे मालूम कि वकील के ऑफिस में दाखिल होने वाला चोर सतीश चावला था? परसों रात तो नर्सिंग होम में भर्ती थे। मैं रात को नर्सिंग होम से खिसक गया था और किसी को खबर नहीं लगी थी। जी हाँ, ऐसा कहीं होता है? हुआ ना? फेंक रहे हो? नहीं जनाब, जब खुद चलकर सब कुछ साफ साफ कहने आया हो तो गलत बयानी क्यों करूंगा? आगे बढ़ो। आगे उसने शबनम के साथ बीती घटना का किस्सा जोड़ा। इंस्पेक्टर साहब, लोकल थाने से आए एसआई का कहना है, वो बोला, कि शबनम ने मेरे कंपेनियन और फ्यूचर बिजनेस एसोसिएट ने कुकिंग गैस के जरिए खुदकुशी की कोशिश की थी, लेकिन मेरा खुद का ख्याल है कि उसके कत्ल की कोशिश की गई थी। आई सी। और
रेस्टरूम वाली वारदात के बाद मैं शबनम को साथ लेकर जसलपुर रोड से अपनी कार लौटाने गया था, तो वहाँ शबनम ने वो हरकत की थी जो उसे नहीं करनी चाहिए थी। क्या किया था? मौकाए वारदात की निगाहबानी के लिए वो रेस्टरूम में जा घुसी थी। जेंट्स टॉयलेट में? इंस्पेक्टर तीखे स्वर में बोला। जी हाँ, ये शबनम बहुत खूबसूरत है, फिल्म स्टार लगती है तो सही ऐसा। तो वो औरत जिसका जिक्र सतीश चावला ने अपने बयान में किया था तुम्हारी वाकिफ थी, खास थी, शबनम नाम है उसका? हाँ। इंस्पेक्टर ने असहाय भाव से गर्दन हिलाई। मेरा ख्याल है कि चावला ने किसी को शबनम की और क्लोजिंग टाइम से पहले उसके अनोखे व्यवहार की किसी को खबर की थी, जो किसी तरीके से ये जानने में कामयाब होगा था कि वो कौन थी और कहाँ पाई जाती थी, और जो समझता था कि वो मौका वारदात के मुआयने से खासी कुछ जान गई थी जिसकी वजह से उसका मुंह बंद किया जाना जरूरी था। नतीजतन उसने उसकी मौत का सामान किया था या करवाया था। तुम समझते हो कि तुम्हारी सखी की दुर्गत की वजह चावला था, फिर भी तुमने उसकी कोई खबर न ली। इस इरादे से उसकी तलाश में मैं बराबर निकला, लेकिन वो मुझे ना मिला, न पंप पर मिला न अपने घर पर मिला। पता नहीं ये गए वो कहाँ चला गया। लेकिन मैंने चावला की पड़ताल फिर भी की थी, जिसकी वजह से एक नाम सामने आया था जिसके तार चावला से जुड़े जान पड़ते थे। किसका नाम? पुखराज रहेजा का नाम, जो कि मकबूल प्रॉपर्टी डीलर और बिल्डर है और लिंक रोड पर जिसका फैंसी ऑफिस है। मेरे को यहाँ तक हिंट मिला था कि संजय चपोर नाम के उस शख्स से भी उसका कोई कनेक्शन था, जो सोमवार रात को मेरे कत्ल के लिए मेरे आवास पर आया था, लेकिन खुद जान से हाथ धो बैठा था। तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हारी कंपेनियन की और तुम्हारी कत्ल की कोशिश इसलिए हुई क्योंकि तुम पेट्रोल पंप पर हुए कत्ल की चश्मदीद गवाह हो? जी हाँ, मेरे कत्ल की कोशिश, तीसरी बार कोशिश, अभी फिर हुई। क्या बोला? जवाब में विकास ने बारूद की छड़ें इंस्पेक्टर के सामने मेज पर रखी और उनसे ताल्लुक रखता हालिया वाक्य बयान किया। कमाल है, 5 दिन में 3 मरतबा तुम्हारी जान लेने की कोशिश हुई। मैं खुद हैरान। पहले कोई चाकू लेकर तुम्हारे बेडरूम में घुस आया, फिर तुम पर गोलियां चलाई गई, और अब बारूद से तुम्हारी कार समेत तुम्हें उड़ाने का सामान किया गया। बदकिस्मती से हाँ, सब इसलिए क्योंकि तुमने कत्ल होते देखा। हाँ, जिसके हुआ होने की अभी कोई गारंटी नहीं। मैं हूं ना गारंटी। गारंटी लाश की बरामदी से होती है, यानी कि मेरे एक चश्मदीद गवाह के बयान की कोई कीमत नहीं। कीमत तो है, तभी तो मैं तुम्हारे सामने बैठा तुम्हारी बात सुन रहा हूं। तो तुम कहते हो कि 3 बार तुम्हारी जान लेने की कोशिश की गई क्योंकि तुमने कत्ल होते देखा। कहता नहीं हूं, यह हकीकत है। हकीकत ही सही, लेकिन क्या इसमें तुम्हें कोई फच्चर नजर नहीं दिखाई देता? क्या मतलब? तुम्हारा पहला हमलावर संजय चपोर एक संदिग्ध चरित्र व्यक्ति था, इसलिए उसकी हरकत मेरी समझ में आती है, लेकिन मैं एक हसीन औरत का उसी रोल में तसव्वुर करने मैं दिक्कत महसूस कर रहा हूँ। तुम मेरी बात समझे? नहीं, तुम्हारा मुंह बंद करने के लिए जैसे किसी ने संजय चपोर को हुक्म दिया, वैसे ही उस औरत को भी दिया। ये बात तुम्हें जस्ती है? जस्ती तो नहीं, लेकिन जो उसने किया जब वो प्रत्यक्ष है तो कबूल, लेकिन शायद किसी और वजह से किया। गवाह का मुंह हमेशा के लिए बंद करने के अलावा कोई वजह? हाँ, और क्या वजह हो सकती है? और वजह यह हो सकती है कि संजय चकोर शायद उसका बॉयफ्रेंड या हस्बैंड था, और वो समझती थी कि वो किसी षड्यंत्र के तहत जान से गया था। उसकी मौत कोई फ्रेम अप था जिसके लिए तुम जिम्मेदार थे, लिहाजा उसकी मौत का बदला उतारने के लिए वो तुम्हारे गेस्ट हाउस में पहुंची और उसने तुम पर गोलियां दाग दी। तुम बच इसलिए गए क्योंकि शूटिंग के कारोबार में वो अनाड़ी थी। न सिर्फ गन हैंडल करने का उसे कोई तजुर्बा नहीं था, उसने गन ही गलत चुनी थी। उसे गन को हैंडल करना आता होता और गन हाई कैलिबर की होती तो दूसरी गोली चलाने की जरूरत ना पड़ती, एक ही गोली तुम्हारा काम कर देती। बिल्कुल ठीक। फिर जब उसे पता चला कि उसकी चलाई गोलियों से मेरी जान नहीं गई थी और मैं दौड़ा फिर रहा था, तो उसने 2 मवालियों को मेरी कार में बारूद लगाने के लिए इंगेज किया। ये बात आपको जस्ती है? इंस्पेक्टर सोचने लगा। नहीं जस्ती। फिर बोला, तुम्हारी कार में बारूद लगाने के लिए वो किसी को इंगेज कर सकती थी, तो गोली चलाने के लिए भी ऐसा कर सकती थी। एग्जैक्टली। इसका एक ही मतलब हो सकता है। क्या? तुम्हारे कत्ले की दूसरी कोशिश का जो गन से हुई उस औरत ने की, पहली और तीसरी कोशिश से कोई रिश्ता नहीं। वो औरत मुझे इसलिए नहीं मारना चाहती थी क्योंकि मैं पंप पर हुए कत्ल का चश्मदीद गवाह था। हाँ, उसका संजय चकोर से कोई लेना देना नहीं था। उसकी कोशिश के पीछे उसकी मौत का बदला लेना नहीं था। कबूलने को जी तो नहीं करता क्योंकि यूं मेरी अपनी थ्योरी फेल हो जाएगी, लेकिन हाँ, यानी कि मैं 2 मुख्तलिफ वजूहात से 2 मुख्तलिफ पार्टियों का निशाना बनाऊंगा। एक वजह यह कि मैं कत्ल का चश्मदीद गवाह हूं और दूसरी नामालूम। ऐसा ही जान पड़ता है।
और दूसरी वजह तब तक नहीं नुमायां होने वाली जब तक ये पता नहीं चलता कि तुम्हारी हमलावर वो औरत कौन थी। लेकिन अब एक नया खतरा तुम्हारे लिए तैयार जान पड़ता है। क्या? समझो भाई, जैसे तुम्हारी जान लेने की बाजरिया चकोर एक कोशिश नाकाम हुई तो बाजरिया बारूद दूसरी हुई, वैसे ही उस औरत की एक कोशिश नाकाम हुई तो वो भी तो दूसरी कोशिश कर सकती है। आप मुझे डरा रहे हैं? मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं है, मैंने तो सिर्फ जो मुझे सूझा लॉजिकल लगा वो कहा। आपको मेरे से हमदर्दी होनी चाहिए। ज़रूर होती, अलबत्ता कि तुम्हारा किरदार नुमाया ना होता। क्या है मेरा किरदार? 17 बार पकड़े जा चुके हो पुलिसिया ज़ातियों के तहत। ज़ातियाँ? बराबर ज़ातियाँ, तभी तो जितनी बार पुलिस ने पकड़ा उतनी बार कानून ने रिहा किया। रिकॉर्ड यही कहता है। मैं मानता हूँ पुलिस से गलती होती है, लेकिन गलती एक बार होती है, 2 बार होती है, 17 बार होती है। अब मैं क्या कहूँ? ना ही कहने में तुम्हारी भलाई है। पुलिस अपनी पर आ जाए तो बिना किसी के कुछ किए भी उसे जेल की हवा खिलवा सकती है। बोलो तो मैं करके दिखाऊँ ऐसा? अरे नहीं जनाब। तो छोड़ो ये किस्सा। छोड़ दिया। अब ये देखिए, विकास ने उसके सामने हीरा रखा। ये क्या है? इंस्पेक्टर सक पकाया। हीरा है? अरे वो तो मुझे दिखाई दे रहा है, इसकी क्या स्टोरी है? विकास ने वो स्टोरी भी बयान की। इतना अहम क्लू? वो भड़का। दबाए बैठे हो? किस बात का क्लू जनाब? कत्ल हुआ होने की तो आप कहते हैं कि कोई गारंटी नहीं। उसकी संभावना पर तो विचार करना पड़ता है या नहीं? तुम्हारी भी तो मुझे कोई गारंटी नहीं कि तुम ठग नहीं हो, फिर भी तुम्हें ढील दे रहा हूं या नहीं? इसको कोई अहमियत पहले मेरी समझ में नहीं आई थी। पहले मैंने इसे महज एक कीमती आइटम माना था जो कि मेरी फ्रेंड ने पढ़ी पाई थी, और फाइंडर कीपर के सिद्धांत के तहत हमने इसे अपने पास रख लिया था। लेकिन कल जब शबनम की जान लेने की कोशिश की गई तो मुझे एहसास हुआ कि इस आइटम का पंप वाले कातिल से कोई रिश्ता था। यह उसकी शिनाख्त का जरिया बन सकती थी, और इसी की वजह से शबनम को भी उसी अंजाम के लिए चुना गया था जिसके लिए कि मैं पहले से निशाना था। जनाब, यह एहसास होते ही इस आइटम के साथ मैं आपके हुजूर में हाजिर हूँ। अब बोलो, तुम्हारी तमाम बातों का लुब्बो लुआब क्या है? इसकी बिना पर तुम्हारा फाइनल नतीजा क्या है? मेरे नतीजे से आपको इत्तेफाक होगा। देखेंगे? नहीं होगा? अरे बोला ना, देखेंगे। मुझे तमाम वाक़यात का एक ही धुरा जान पड़ता है, और वो है पुखराज रहेजा। नॉनसेंस। एक नाम कहीं से किसी तरह से तुम्हारी पकड़ में आ गया और तुमने उसे खूंटा बनाकर तमाम वाक़यात की। उस वकील के ऑफिस में चोरी के वाक़ये की भी तमाम जिम्मेदारी उस पर टांग दी। मैंने पहले ही बोला था कि आपको मेरी बात से इत्तेफाक नहीं होगा। उस शख्स को तुम बड़ा बिल्डर और प्रॉपर्टी डीलर बताते हो। इत्तेफाक हो भी तो क्या, बिना किसी सबूत के किसी हिंट के उस पर हाथ डालना आसान होगा? उसका नाम हर जगह पान में लौंग की तरह फिट दिखाई देता है। तुम्हें दिखाई देता है। जब मुझे दिखाई देगा तो मैं करूंगा इस बाबत कुछ करेंगे तो दिखाई देगा ना। किसने कहा नहीं करूंगा? यानी कि करेंगे। हाँ। सतीश चावला के बारे में क्या कहते हैं? उसके बारे में क्या? एडवोकेट अरुण निजावन के ऑफिस में दाखिल होने वाला चोर वो था। मुझे यकीन नहीं आता। आपको मेरी बात पर एतबार नहीं? इसको कानूनी जुबान में कहते हैं इट इज़ योर वर्ड अगेंस्ट हिज वर्ड। लेकिन सुनो, कल्पना करो कि उसके खिलाफ केस कोर्ट में लगता है। वहाँ उसके वकील का पुरजोर दावा होगा कि उसकी शिनाख्त में तुम्हें मुगालता लगा, जो कि आधी रात के वक्त नीम अंधेरे में कोई बड़ी बात नहीं। दूसरे, गवाह की क्रेडिबिलिटी का, विश्वसनीयता का सवाल होता है। उसका वकील जब कोर्ट में ये बताएगा कि तुम एक पेशेवर ठग हो और अपने कारनामों की वजह से 17 बार गिरफ्तार हो चुके हो, तो ज़रा सोचो, तुम्हारी गवाही को मैजिस्ट्रेट किस निगाह से देखेगा? और 100 बातों की एक बात, तुम बतौर गवाह कोर्ट में पेश होना चाहते हो। नहीं तो फिर आप क्या चाहते हैं? मैं खामोश बैठ जाऊं, जो देखा वो सब भूल जाऊं और हाथ पर हाथ धरे इंतजार करूं? कातिलों के आखिरकार कामयाब हो जाने का उसने कई क्षण इस बात पर विचार किया। तुम कहते हो आखिरकार भूला कि तुम पीढ़ी बनने के तमन्नाई हो। अगर ये बात सच है तो हाथ पर हाथ धरे बैठने का क्या मतलब? पूरी शिद्दत से हाथ पांव हिलाओ। क्या करने के लिए? लाश को तलाश करने के लिए। उस शख्स की लाश को तलाश करने के लिए जिसका तुम कहते हो कि तुम्हारी आंखों के सामने कत्ल हुआ। ये पुलिस का काम है, पुलिस की जान पर बनी है। ठीक, आप कतई कुछ नहीं करेंगे। 2 काम करूंगा। कौन से? एक, इस बिल्डर रहेजा के किरदार को चुपचाप समझने की कोशिश करूंगा, और दूसरा ये पता लगाने की कोशिश करूंगा कि सतीश चावला एकाएक कहाँ गायब हो गया। इस सिलसिले में उसके भांजे से पूछताछ का कोई नतीजा निकल सकता है, जो कि मैं करवाऊंगा, या पहली फुर्सत में खुद करूंगा। सतीश चावला का पता लग गया
तो मैं उससे सख्त पूछताछ करूँगा। पंप की वारदात से या वकील के ऑफिस की चोरी से उसके किसी रिश्ते का मुझे दूर दराज का भी कोई हिंट लगा तो मैं उसे गिरफ्तार कर लूँगा और फिर वो याद करेगा कि कोई मिला था। आप इस बात को किसी खातिर में नहीं लाते कि पुलिस से सहयोग के आपके मशवरे पर मैंने अमल किया। रात की इस घड़ी दौड़ा हुआ आपके पास पहुंचा और हर बात लफ्ज़ दर लफ्ज़ पूरी ईमानदारी से आपके सामने बयान की, क्योंकि तुम्हारी जान पर बनी है। दुरुस्त, लेकिन इसलिए ना आया क्योंकि आपसे प्रोटेक्शन हासिल करना चाहता हूँ। पुलिस प्रोटेक्शन तुम जैसे लोगों के लिए नहीं होती। तुम्हें तो भैया अपना सलीब आप ही ढोना पड़ेगा। मेरे जैसे लोग? तो आप यूँ कहते हैं जैसे खुजली मारे कुत्ते का जिक्र कर रहा हूँ। अब तुम जज्बाती हो रहे हो, घूट लगाते हो। आप लगवाना चाहते हैं? अरे ख्याल तो करो कि कहाँ बैठे हो। क्यों पूछ रहे हो? जवाब दो। हाँ लगाता हूँ। तो यहाँ से उठो और सीधे किसी बार में पहुँचो, घूट लगाओ, खाना खाओ और जाकर चैन की नींद सो जाओ। कल मुझे फिर मिलना। तब तक मैं सारे सिलसिले की बाबत ऐसा कुछ सोच के रखूँगा जो कि तुम्हें पसंद आने वाला हो। अब राज़ी? हाँ, तो फिर गुड नाइट बोलो। गुड नाइट सर। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, स्लीप टाइट। मनोहर लाल होटल पैनोरमा के बार में मौजूद था। सेंट्रल पार्क के करीब स्थित वो एक मध्य वर्गीय होटल था, लेकिन जिसका बार होटल के स्टैंडर्ड से कहीं बेहतर था। यह भी मनोहर लाल की स्ट्रैटेजी का हिस्सा था कि वो एक ही बार में बार बार नहीं जाता था। बंदरगाह होने की वजह से राजनगर में बारों का कोई घाटा नहीं था, इसलिए वो रोज़ नए बार में जाता तो पहले बार की बारी 2 महीने से पहले ना आती और इतने अरसे बाद उस बार में जाना नए बार में जाने जैसा ही होता। उसकी पर्सनैलिटी का ये कमाल था कि उस घड़ी वो बार पर मौजूद था। हाथ में ड्रिंक्स के गिलास थामे वह लोगों से घिरा हुआ था और सबकी निगाहों का मरकज कर्नल JNS चौहान था। अपनी वो शिनाख्त वो पूरी कामयाबी से बड़े रौब से स्थापित कर चुका था। मेरा सवाल ये है, मनोहर लाल दबंग आवाज़ में बोला, कि एक कुत्ता जो 15 फुट लंबी रस्सी से बंधा है 25 फुट दूर पड़ी हड्डी तक पहुंच सकता है या नहीं? नहीं पहुंच सकता। कई स्वर एक साथ सुनाई दिए। कैसे पहुंच सकता है? सवाल ही नहीं पैदा होता। इम्पॉसिबल। इसी बात की तो शर्त है, मनोहर लाल बोला। जिसे अपनी बात पर सबसे ज़्यादा एतबार है वो लगा ले 2 पैक जॉनी वॉकर ब्लैक लेबल की शर्त मेरे से। मैं लगाता हूँ, एक जीन्स जैकेटधारी युवक बोला। गुड, क्या नाम है तुम्हारा? देवेन नागपाल। क्या करते हो? CA के फाइनल ईयर में हो। फिर तो जाहिर है कि आला दिमाग ज़हीन नौजवान हो। अहमक तो नहीं हूँ। तो तुम मेरे साथ शर्त लगाने को तैयार हो? जिस शर्त में जीत की गारंटी उसे लगाने को कौन तैयार नहीं होगा? यानी कि तैयार हो? हाँ। किस चीज़ की शर्त है? 2 पैक जॉनी वॉकर ब्लैक लेबल की। लार्ज? ओके। जानते हो ना 2 लार्ज जॉनी वॉकर ब्लैक लेबल क्या कॉस्ट करते हैं? जानता हूँ। इस बार में? जानता हूँ। चाहो तो बारमैन से कंफर्म कर लो। अरे मैं खुद ब्लैक लेबल पीता हूँ। वो झुंझलाया। पी रहा हूँ। नौजवान पीढ़ी ज़हीन तो है लेकिन उतावली है, जोश में जल्दी आ जाती है, हड़बड़ी में फैसले करती है और छलांग मारकर नतीजों पर पहुँचती है। क्या कहना चाहते हैं? बाद में ये तो नहीं कहोगे कि शर्त ठीक से समझ नहीं पाए थे? नहीं कहूँगा। कई शर्तें सुनने में बड़ी सिंपल जान पड़ती हैं लेकिन असल में होती नहीं। मिसाल क्लियोपेट्रा की है, इतनी पुरानी 39 BC की मिसाल आज भी रेलेवेंट है। क्या मिसाल है? क्लियोपेट्रा का नाम सुना है? मिस्र की मलिका थी। सुना है। उसने अपने दस्तरखान पर अपने आशिक मार्क एंटनी से शर्त लगाई थी कि वो दस्तरखान छोड़े बिना $5 लाख कीमत की शराब एक बार में पी सकती थी। नामुमकिन। उसका प्रेमी भी यही बोला था लेकिन हारा था। कैसे? मल्लिका ने 1 करोड़ सेटर्शिया, तब की रोमन करेंसी थी, 20 सेटर्शिया $1 के बराबर होते थे, कीमत के 2 मोती अपने जाम में डाले और मोतियों समेत जाम पी गई थी। ओह सर। कर्नल साहब, मैंने आपकी मिसाल समझ ली लेकिन ये मेरे पर लागू नहीं। गुड। अब अपनी ज़ुबानी रिपीट करो कि शर्त क्या है। शर्त यह है कि आप कहते हैं कि 15 फुट लंबी रस्सी से बंधा कुत्ता 25 फुट दूर हड्डी तक पहुंच सकता है। मैं कहता हूं नहीं पहुंच सकता। वो 25 क्या 100 फुट दूर पड़ी हड्डी तक नहीं पहुंच सकता है। सॉरी, दूर पड़ी हड्डी तक पहुंच सकता है। 1000 फुट दूर पड़ी हड्डी तक पहुंच सकता है। 1000 गज दूर पड़ी हड्डी तक पहुंच सकता है। बिना गले में बंधी रस्सी चौड़ाए? हाँ। इम्पॉसिबल। तो मैं बोलूं कैसे पहुंच सकता है? बोलिए। माय डियर, पहुंचने में कहाँ कोई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तो तब होती जबकि रस्सी का दूसरा सिरा भी कहीं बंधा होता। क्या? मैंने बोला कि कुत्ता रस्सी से बंधा है, रस्सी भी कहीं बंधी है ये तो मैंने बोला नहीं। युवक मुंह भाई मनोहर लाल को देखने लगा। सो देयर। मनोहर लाल शान से बोला। बारमैन? यस सर। बारमैन तत्पर स्वर में बोला। तुम सिविलियन लोग कोई बात याद नहीं रख सकते? सॉरी। हुक्म कर्नल साहब। मेरे 2 ड्रिंक्स का बिल
ये वुड बी चार्टर्ड अकाउंटेंट नौजवान देगा? यस, युवक बोला। आई विल। गॉड ब्लेस यू माई डियर। बारमैन, दूसरा लगाओ। बारमैन ने कर्नल साहब को जॉनी वाकर ब्लैक लेबल का नया ड्रिंक सर्व किया। तभी मिलिट्री की यूनिफॉर्म में 2 व्यक्ति वहां पहुंचे। उनमें से एक मेजर था और दूसरा लेफ्टिनेंट। मेजर ने इशारे से बारमैन को करीब बुलाया। दोनों में संक्षिप्त सा वार्तालाप हुआ। फिर बारमैन वापस कोने में लगे मनोहर लाल के जमघट के करीब पहुंचा। कर्नल साहब, वो बोला। मनोहर लाल ने जाम पर से सिर उठाया, प्रश्न सूचक नेत्रों से उसकी तरफ देखा। आपको पूछ रहे हैं क्या? मनोहर लाल हड़बड़ाया। वो मिलिट्री वाले आपको पूछ रहे हैं? मनोहर लाल का दिल लड़चा। मेरे को? जी हाँ। बाई नेम, बाई टाइटल? जी हाँ। क्या माजरा था? वो स्टूल से उतरा। उसने दोनों फौजियों पर निगाह दौड़ाई। वो दोनों करीब आए। उन्होंने ठोक कर कर्नल साहब को सैल्यूट मारा। एट इज। भीतर से सहमा हुआ, ऊपर से तब भी रौब दिखाता मनोहर लाल बोला। दोनों फौजी एट ईज हुए। क्या चाहते हो? आपसे, मेजर अदब से बोला। ब्रिगेडियर साहब मिलना चाहते हैं। ब्रिगेडियर साहब? जी हाँ। मेरे से? जी हाँ। मैं कौन हूँ? आप गढ़वाल रेजिमेंट के रिटायर्ड कर्नल JNS चौहान हैं। ओह, ब्रिगेडियर साहब मुझे जानते हैं? हमें नहीं मालूम। उन्होंने ये कैसे जाना कि मैं यहाँ मिल सकता था? ये भी नहीं मालूम। सर, लेट्स मूव। मैं नहीं मिलना चाहता। एक्सक्यूज़ मी सर, वो आपसे रैंक में ऊपर और अभी रिटायर भी नहीं, लेकिन हमें हुक्म है आपके बिना न लौटने का। उन्हें यहाँ बुला कर लाओ। ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? ब्रिगेडियर साहब इस सिविल ठिकाने को किसी डेकोरेटेड यूनिफॉर्म मिलिट्री ऑफिसर की मौजूदगी के काबिल नहीं समझते। नाउ प्लीज़ मूव सर। मनोहर लाल अपनी जगह से ना हिला। वो स्थिति उसकी समझ से बाहर थी, लेकिन उसका दिल पुकार पुकार कर कह रहा था कि कोई बड़ा पंगा उसके गले में पड़ने वाला था और वो तेजी से उस पंगे से निजात पाने की कोई तरकीब सोच रहा था। वो दोनों उसके करीब, उसके दाएं बाएं पहुंचे। दोनों ने अपनी अपनी तरफ की बाँह उसकी बाँह में पिरोई और इसके जिस्म को यूं एमेटा कि मनोहर लाल के पाँव फर्श छोड़ गए। हिल मादर, मेजर उसके कान में बोला, वरना यहीं मरा पड़ा होगा। उस एक फिक्रे से तमाम माजरा उसकी समझ में आ गया। मेरा ड्रिंक? वो दबे स्वर में बोला। मेजर ने सहमति में सिर हिलाया। दोनों की पकड़ उस पर से ढीली हुई। मनोहर लाल ने बार पर से उठाकर अपना गिलास खाली किया। सी यू एवरीबडी। जबरन मुस्कुराता वो अपने बार के टेम्परेरी जोड़ीदारों से मिला। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। दोनों के बीच में मन मन के कदमों से चलता वो बाहर की तरफ बढ़ा। बाहर आकर वो सब सेंट्रल पार्क की ओर बढ़े। पार्क के करीब उसके बाहर से एक कच्ची सड़क थी जो पार्क के साथ आगे कहीं जाती थी। उसके एक बाजू में पार्क की झाड़ियों की बाउंड्री थी, जिस पर बीच बीच में सफ़ेद के पेड़ उगे हुए थे, और सड़क के दूसरे बाजू में कुछ इमारतों की पीठ थी। वो रास्ता उस घड़ी सुनसान पड़ा था। कहाँ जा रहे हो भाई लोगों? मनोहर लाल दयनीय स्वर में बोला। खबरदार, मेजर ने घुड़का। आवाज़ ना निकले। वो सहम कर खामोश हो गया। आगे उनकी ओर मुंह किए एक कार खड़ी थी, जिसकी पार्किंग लाइट्स एकाएक जली। फिर कार के 2 दरवाजे खुले और 2 व्यक्तियों ने उसमें से बाहर कदम रखा। उनमें से एक विशालकाय था, दूसरा दुबला पतला था। उसके एस्कॉर्ट उनके करीब पहुंचकर रुके। मनोहर लाल को उन्होंने जबरन रोका। विशालकाय व्यक्ति पुखराज रहीजा था। उसके साथ का दुबला व्यक्ति तपन घोष था। मेजर रहीजा का फील्डी दीपक पसारी था और लेफ्टिनेंट फील्डमैन स्वरूप अवस्थी था। एक टॉर्च चमकी, जिसकी रोशनी सीधे मनोहर लाल के चेहरे पर पड़ी। वही है, तपन घोष बोला। ये वो है जो टांग में चाकू लगा बताता था और लुट गया की दुहाई दे रहा था। उस रोशनी में मनोहर लाल को भी बोलने वाले की सूरत का आभास मिला। उतने से भी वो सूरत उसने साफ पहचानी। बिल्डर का कुरियर, उनका शिकार, जो अपना नाम गांगुली बताता था। खेल खत्म। टॉर्च बुझ गई। एक प्रचंड गुस्सा उसकी पसलियों से टकराया। नाम बोध सवाल हुआ। उन्होंने उसे तलाश कर दिखाया था, तो ये हो ही नहीं सकता था कि उन्हें उसका नाम न मालूम होता, इसलिए झूठ बोलना बेकार था। मनोहर लाल, वो बोला। वो दोनों कौन है? कहाँ है? मैं उन्हें नहीं जानता। एक और घूसा उसके पेट से टकराया। उसकी आंखों से आंसू चल चला आए। कसम से मैं उन्हें नहीं जानता। घुटे कंठ से वो बड़ी मुश्किल से बोल पाया। साले, जोड़ीदारों के नाम नहीं जानता? वो मेरे जोड़ीदार नहीं थे। बकमत, मैं सच कह रहा हूँ। तो उनके साथ क्यों कर था? सिर्फ इसी काम के लिए। आगे पीछे का कोई वास्ता नहीं? हाँ। एक बार का वास्ता भी कैसे बने?
हम पेशा होने की वजह से, जैसे आप लोगों ने मुझे तलाश लिया, उन्होंने भी तलाश लिया। वो ठग थे, हाँ, जो कि तू भी है। हाँ हाँ। स्कीम किसकी थी? उन्हीं की थी। तू क्या शामिल था? क्योंकि 3 जनों के लिए होने वाला काम था, इसलिए उन्हें मेरी उम्र के, मेरे किस्म के एक आदमी की ज़रूरत थी। फिर तो तू भाड़े का टट्टू हुआ, यही समझ लो। क्या भाड़ा मिला? मनोहर लाल हिचकिचाया। झूठ बोला तो गोली मार दूंगा हरामजादे। एक हिस्सा बराबर का? हाँ। भाड़े के टट्टू को बराबर का हिस्सा? मेरी कंडीशन थी, जिद थी। $3000 तेरे हिस्से आए। हाँ, निकाल। यहाँ नहीं है, आज 5वां दिन है, रहीजा बोला। अब तक ये इतनी बड़ी रकम साथ लिए फिर रहा होगा। ठीक, पसारी बोला। फिर भी घोष व्यग्र भाव से बोला, तलाशी लेने में क्या हर्ज है? उसकी बारीक तलाशी ली गई, जूते भी उतर पाए गए, लेकिन एड़ी की तरफ किसी की तवज्जो ना गई। बटुए में जो $2000 के करीब की रकम थी, वो किसी की दिलचस्पी का मरकज़ ना बनी। $100 के 30 नोट तेरे हिस्से में आए। पूछा गया, कहाँ है? डॉलर नहीं है, मनोहर कांपती आवाज़ में बोला। क्या बोला? रुपए हैं। ओह, कन्वर्ट करा लिए? हाँ, 46.5 से ऊपर का रेट चल रहा है। मेरे को 43 के करीब का रेट मिला। कसमिया कहता हूँ। तो 1,20,000 तेरे पास हैं। 5.25 खर्च किए। कहाँ? मेरे घर पर। पता बोल। उसने बोला। उनमें आपस में खुसर फुसर हुई। हम तेरे साथ तेरे घर चल रहे हैं। फिर कोई बोला, वहाँ से वो रकम बरामद ना हुई तो बहुत बुरी मौत मरेगा। कार में बैठ। सब कार में सवार हुए। कार मुगल बाग और फिर आगे मालवा हाउस पहुंची। मनोहर लाल उन्हें दूसरी मंजिल पर स्थित अपने फ्लैट में लेकर गया। मनोहर लाल ने बड़ी शराफत से 500 के 250 नोट उनकी नज़र की। उन्होंने फ्लैट की तलाशी फिर भी ली, लेकिन और कोई रकम वहाँ से बराबर ना हो। अंगूठी उतार, हुक्म मिला। उसने हुक्म की तामील की। बटुए की रकमें दर कर। उसने वो काम भी किया। अपने जोड़ीदारों का, आदमी और औरत का हुलिया बोल। उसने गलत हुलिया बयान किया। नाम सच में तुझे नहीं मालूम? नहीं मालूम, मनोहर लाल दयनीय स्वर में बोला। मैं कोई नाम बोल भी दूंगा तो कैसे जानूंगी कि गलत नाम न बोले? तेरी मजाल नहीं हो सकती। नहीं हो सकती तभी तो उन्होंने बताया ही नहीं, मैंने पूछा ही नहीं। नामों से मैंने क्या लेना था? स्कीम उनकी थी, तैयारी उनकी थी। मैंने तो महज कुछ मिनट का एक रोल इसमें अदा करना था। नाम जानकर मैं क्या करता? आइंदा काम आने के लिए आइंदा वास्ता पड़ता तो पूछ लेता। थे इसी शहर के? मेरे ख्याल से नहीं। एक बार उनके मुंह से लखनऊ का जिक्र निकला था। उनका लहजा भी उधर के ही था। मेरे ख्याल से तो वो सोमवार को इधर से निकल गए होंगे। तू क्या टिका रहा? मेरी बदकिस्मती। मैंने भी वो समझदारी दिखाई होती तो इस वक्त आप लोगों से दुर्घटना करा रहा होता। साला किस्मत को रोता है। तेरे को उम्मीद थी हम तुझे ढूंढ निकालेंगे? नहीं, ज़रूरत पड़ी तो फिर ढूंढ निकालेंगे, भले ही पाताल में जा छुपना। अब क्यों? अब किस लिए? रकम तो मैंने लौटा दी। तूने लौटा दी, 2/3 रकम अभी बाकी है, जिसकी वसूली हम करके रहेंगे। लेकिन बोलने वाले का स्वर हिंसक हो उठा। अगर हमें पता लगा कि तूने कोई गलत बयानी की है, कोई पुड़िया थमाने की कोशिश की है, तो दूसरी बार तेरा क्या हश्र होगा ये बताने की ज़रूरत नहीं। नहीं, तेरा अंजाम बुरा होगा कर्नल के बच्चे। तो जान से जाएगा। रसीद चौकस कर। बुलडोज़र की ठोकर जैसा एक घूंसा मनोहर लाल के जबड़े पर पड़ा। वो फर्श पर ढेर हो गया। तत्काल उसकी चेतना लुप्त हो गई। विकास हरनबी रोड पहुंचा। पहले मिसेस सिम्पसन के गेस्ट हाउस में पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं थी। वहां रहने वालों में से तब किसी के पास अगर कार थी तो वो उसे सड़क पर फुटपाथ के साथ खड़ी करते थे। लेकिन जब से अनेक्सी बनी थी, अनेक्सी के कंपाउंड में ही कार पार्किंग मुमकिन थी। उसने कंपाउंड में दीवार की ओर मुंह करके कार खड़ी की और उसे चौकसी से लॉक करके बाहर निकला। उसने कदम आगे बढ़ाई था कि एक साया करीबी कारों के ओट से निकला और उसके सामने आ खड़ा हुआ। विकास थमकर खड़ा हुआ। फिर उसने साए को पहचाना। अरे खलीफा, वो सकपकाया सा बोला। इस वक्त आना पड़ा। मनोहर लाल परेशान हाल लहजे से बोला। तेरी खातिर आना पड़ा। क्या बात है? और ये शक्ल को क्या हुआ? सूजी हुई लग रही है। किसी का हथौड़े जैसा हाथ पड़ा और भी बहुत कुछ हुआ। क्या क्या? मनोहर लाल ने बताया। हे भगवान! सुनकर विकास हाहाकारी लहजे से बोला। उन लोगों को तुम्हारी खबर कैसे लगी? आसानी से तो ना लगी, यकीनन गहरी रिसर्च का नतीजा था। लगता है उनकी तलाश की कामयाबी में हर शाम किसी न किसी बार में
जॉनी वाकर ब्लैक लेवल की शर्त लगाने वाले रौबदार मूंछों वाले रिटायर्ड कर्नल के किरदार का भी हाथ था। हो सकता है ये बात पहले कभी ना सूझी। पहले कभी इस बात का कोई रोल नहीं बना था। पहले मेरा उसूल था कि जिस शहर में मैं अपने किसी कारनामे को अंजाम देता था उसमें नहीं टिकता था। इस बार कोताही हुई जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा। तेरी वजह से हुई लड़के। मेरी वजह से? तेरा भी तो यही उसूल था। तू यहाँ टिक गया तो मैं भी टिक गया। लेकिन मैं ग्रस्त बनने चला है, इसलिए औकात भूल गया, हकीकत को नज़रअंदाज किया। अब प्रॉब्लम क्या है? तेरे को नहीं दिख रहा? उन लोगों ने तेरी और शबनम की तलाश है, वो हमें कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। जैसी बात को उन्होंने तुम्हारी तलाश का जरिया बनाया वैसी हमारे पर कोई लागू नहीं। तुझे क्या पता दूसरे शबनम नर्सिंग होम में है। मैं छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? देख, मेरा काम, मेरा फ़र्ज़ तुझे वार्न करना था, जो कि मैंने कर दिया। आगे तो खुद से आना। रोटी को चोची नहीं कहते हैं। इसलिए तू जाने, तेरा काम जाने। मैं तो निकल रहा हूँ। क्या? मैंने फ्लैट भी छोड़ दिया है, वहाँ से अपना सामान समेट भी लिया है। लेकिन अब तुम्हें क्या खतरा है? तुमने पैसा लौटा तो दिया, वो तुम्हारा पीछा छोड़ तो गए। फिर पकड़ लेंगे। क्या पीछा? और क्या? लेकिन क्यों? क्योंकि 500 के जो नोट उन्होंने मेरे से वसूल हैं वो नकली हैं। क्या? मेरे किसी और प्रोजेक्ट में काम आने वाले थे, इसलिए मेरे पास थे। कल तक उन नोटों की हकीकत उन पर उजागर हो जाएगी, फिर वो मेरे पर कहर बनकर टूटेंगे। इसलिए मेरा आज ही अभी कूच कर जाना ज़रूरी है। तुमने उन्हें नकली नोट भेड़ दिए? मेहनत की कमाई को ऐसे कैसे लुट जाने देता? लेकिन तुम तो कहते थे कि धमका के गए कि पाताल से खोद निकालेंगे। सब कहने की बात है, पाताल खोदेंगे तो जानेंगे। ऐसा? हाँ लड़के, इस बार मैं इसलिए फंस गया क्योंकि मुझे इम्कान नहीं था कि मेरे पर ऐसा वार होगा। अगली बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला, यकीन कर मेरा। लेकिन तू अपना ख्याल कर। वार्निंग का शुक्रिया खलीफा, मैं खबरदार रहूँगा। चलता हूँ। कहाँ जाओगे? अभी सोचा नहीं, अभी अहम तरीन काम यहाँ से निकालना है। तुम्हारे पीछे लगा कोई यहाँ तो नहीं पहुँचा? मेरे को इस बात का पूरा अंदेशा था, इसलिए मैंने पूरी एहतियात बरती थी। लड़के, मैं तेरे को खतरे से खबरदार करने आया हूँ, तेरे लिए खतरा बनने नहीं आया। सॉरी। शब्बों से मिलके नहीं जा सकता, उसको मेरा बाय बोलना। ज़रूर खलीफा, एकाएक जा रहे हो इसलिए वो तुम्हें बहुत मिस करेगी। मजबूरी है। मेरे लायक कोई सेवा कैसी भी। अभी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो खबर करूँगा। वो उससे गले लग के मिला और फिर जैसे अंधेरे में से प्रकट हुआ था वैसे ही अंधेरे में विलीन हो गया। भारी मन से विकास अनेक्सी की इमारत में दाखिल हुआ। रहेजा की मनोहर लाल तक पहुंच और उससे रकम की वसूली उसे किसी चमत्कार से कम नहीं जान पड़ती थी। उस वाक्य ने उसके किरदार को और भी रहस्यमय बना दिया था। अब लाख रुपए का सवाल था कि क्या ऐसी ही पहुंच वो विकास और शबनम तब भी बना सकता था? उसे वो बात मुमकिन न लगी। शबनम बम का चक्कर लगा चुकी थी और सतीश चावला के रूबरू हो चुकी थी। खुद वो रहेजा से उसके ऑफिस में जाकर मिल चुका था और बाकायदा तकरार मोल ले चुका था। अगर वो सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे थे तो जैसे मनोहर लाल शनाख्त में आया था वैसे किसी की तवज्जो उनकी तरफ भी जानी चाहिए थी। अपने सूट का प्रवेश द्वार खोलकर वह भीतर दाखिल हुआ। उसने अपने पीछे दरवाज़ा बंद किया, बिजली के 2 स्विच ऑन किए और कोट उतारकर लापरवाही से सोफे पर डाला। वो आगे बेडरूम की तरफ बढ़ा जो बीच की चौखट पर ही ठिठक गया। न जाने क्यों उसे फिजा भारी लगने लगी। वहम था, उसने अपने आप को तसल्ली दी। मनोहर लाल की आमद का सस्पेंस था। उसे नाहक लग रहा था कि वहाँ कोई था। आगे बेडरूम के अंधेरे में कोई छुपा हुआ था। वो किसी ऐसे शख्स की निगाहों का मरकज था जिसकी आंखें अंधेरे की आदी हो चुकी थी। कौन है? वो कर्कश स्वर में बोला। कौन है माँ? खामोशी, सन्नाटा। उसने बीच का दरवाज़ा पूरा खोला और आंखें फाड़कर भीतर झाँका। वहाँ रोशनी के अभाव में भी उसे एहसास हुआ कि भीतर कोई नहीं था। तभी उसे अपने पीछे हल्की सी सरसराहट की आवाज़ सुनाई दी। लेकिन इससे पहले कि वो घूम पाता, एक भीषण प्रहार उसकी कनपटी पर पड़ा। उसके मुंह से एक घुटी हुई कराह निकली और घुटने मुड़ने लगी। तभी किसी की बाँह सांप की तरह उसकी गर्दन से लिपटी और उसका धराशायी होने को तत्पर शरीर स्थिर हुआ। बाँह उसकी श्वास नलिकाओं पर कसने लगी। पकड़ से छूटने को वो तड़फड़ाने लगा, हाथ पांव पटकने लगा। यूं हवा में चलते एक हाथ की पकड़ में एकाएक हमलावर की गुत्ती आ गई। उसने अपनी पकड़ मजबूत की और पूरी शक्ति संचित करके उसे धोबी पाट दी। हमलावर धड़ाम से उसके सामने फर्श पर गिरा। विकास ने अपनी उकड़ती सांसों पर काबू पाया और अब उठने की कोशिश करते हमलावर पर जुस्त लगाई। उसके जिस्म के भार के नीचे दबा हमलावर फिर धराशायी हुआ, लेकिन जल्दी ही संभला और उसने नीचे से यूं हूल दी कि विकास गेंद की तरह उछलकर परे गिरा।
हमलावर फिर उस पर झपटने की जगह झुका झुका ही बाहर को लपका। विकास ने गिरे हवा हाथ में चलाए तो उसका एक टखना उसके हाथ में आ गया। उसकी पकड़ में ही हमलावर का जिस्म फिरकी की तरफ घूमा। उसका हाथ अपनी एक जेब में घुसा, बाहर निकला और फिर कोई भारी नुकीली चीज विकास की खोपड़ी से टकराई। उसकी चेतना लुप्त हो गई। शनिवार, छठा दिन। विकास की आंख खुली तो उसने नर्स लारा को अपने पर झुके पाया, यानी कि वो फिर नर्सिंग होम में था। नर्स मुस्कुराई, सीधी हुई। ये तो मुझे एहसास है, वो बोली, कि मैं आपको कुछ ज़्यादा ही भाग गई हूँ, लेकिन मेरे करीब पहुंचने के लिए ऐसी पैतरेबाजी की क्या ज़रूरत थी जिसमें जान जाते बची। पसंदीदा शय पर विकास जबरन मुस्कुराया। कुर्बान होने के लिए कोई कुर्बानी बड़ी नहीं, लाइन मार रहे हो। हाँ, वो हड़बड़ाई, फिर फौरन संजीदा हुई। कनपटी की खैरियत है, फिर बोली, लेकिन खोपड़ी पर 8 टाके आए हैं। दिल पर कितने? वो तो मरम्मत से बाहर चकनाचूर है। मिस्टर गुप्ता, मेरे को वो आशिक पसंद है जिसकी टूट फूट की 7 साल की गारंटी हो। मजाक कर रही हो? वो क्या आप ही को आता है? ओह, नर्सिंग मेरा पैशन है। मैं इस धंधे में मर्जी से हूँ, ना कि किसी मजबूरी की वजह से। अपने पेशेंट्स को चीयर अप करके रखना मेरा फ़र्ज़ होता है। ऐसा उनकी क्विक रिकवरी में सहायक सिद्ध होता है। मैं अपने हर पेशेंट के साथ ऐसे ही पेश आती हूँ जैसे कि आपके साथ आ रही। कुछ समझे? नहीं। मेरी मुस्कुराहट आपकी निगाह में डेजलिंग, कातिलाना आपके ट्रीटमेंट का हिस्सा है। ओह, मैं मैरिड हूँ, मेरा हस्बैंड आपसे कहीं ज़्यादा गबरू जवान है। मैडम, दिल में नश्तर चुभोया, अब कम से कम उसे उमेठो तो नहीं। वो खामोश रही। मैं यहाँ कैसे पहुँचा? वैसे ही जैसे मंगल को पहुँचे थे। कर्टसी माई नेबर मिस चंद्रा दवे। हाँ, आपकी खुशकिस्मती से वो नाइट शो में पिक्चर देखने गई थी। लौटने पर आपके दरवाजे के आगे से गुजरी तो उसने उसे खुला पाया। भीतर जागा तो आपको फर्श पर ढेर पाया। फौरन उसने पुलिस को फ़ोन किया। यानी कि पुलिस को इस वाक़ये की खबर है। उन्होंने आपको यहाँ पहुँचाया। ओह, आपको अपनी नेबर का शुक्रगुजार होना चाहिए। हुए तो ना होंगे? अभी नहीं। क्यों? खूबसूरत है, नौजवान नहीं है। मौका ना लगा, क्योंकि लाइन मारने से फुर्सत ना लगी। अब मेरी पोजीशन कैसी है? अच्छी है। तो मैं यहाँ क्यों? पुलिस का हुक्म है। नहीं, उन्होंने इस बाबत जो कार्रवाई करनी थी रात में ही कर ली थी। अलबत्ता आपको किसी इंस्पेक्टर जिले सिंह के पास पेश होने को बोलकर गए हैं। फॉलोड। यस। अभी आप यहाँ आराम के लिए। शेर अर्ज है इरशाद। ना मिला है ना मिलेगा मुझे आराम यहाँ। विकास भरसक तरन्नुम में बोला, मैं मुसाफिर हूँ, मेरी सुबह कहाँ शाम कहाँ। अच्छा शेर है। किसी ट्रक से पढ़ा? टेम्पो पर से। उम्दा शेर ट्रकों पर, टेम्पो पर, रिक्शाओं पर ही लिखे होते हैं। लोग बाग नाहक शेर व शायरी की किताबें खरीदते। ये भी कोई कहने की बात है? एक तो फिजूल का खर्चा करते हैं, ऊपर से किताबों में से अच्छे मनपसंद शेर छांटने पड़ते हैं। ट्रकों वगैरह पर तो छठे छठाए शेर दर्ज होते, पढ़ते ही मुंह से वाह निकलती है। किताब हमेशा पास होती है। ट्रक के पीछे से कोई शेर फटाफट ना पढ़ा जा सके तो टैक्सी करके उसके पीछे 10 मील पढ़ सकता है तो सही है प्रॉब्लम। सी यू मिस्टर गुप्ता। अभी रुको ज़रा। वो ठिठकी। उसने प्रश्नसूचक नेत्रों से विकास की तरफ देखा। पिछली बार जब मैं यहाँ भर्ती था तो ब्रेकफास्ट में मुझे कॉर्नफ्लोर, दूध, दलिया और एक सूखा टोस्ट मिलता था। इस बार तो तुम खुद ही कहती हो कि मेरा इतना बुरा हाल नहीं। बेटर ब्रेकफास्ट चाहते हैं? बेटर ना हो, तरीके का तो हो। तरीके का तो वही था जिसकी आपने मिट्टी छील दी। तो कम तरीके का सही। सेकंड क्लास आदमी के लिए सेकंड क्लास ब्रेकफास्ट सही। क्या चाहते हैं? मसाला, आमलेट, डबल बटर टोस्ट, जैम, सॉसेस, कॉफ़ी। नो सॉसेस। ओके, नो सॉसेस। सहमति में सिर हिलाती वो चली गई। तभी शबनम ने वहाँ कदम रखा। तुम? वह हैरानी से बोला। और क्या मेरी आत्मा? वो बोली। समझते हो कि मर के चुड़ैल बन गई मैं? मरे तुम्हारे दुश्मन, लेकिन नर्सिंग होम से छुट्टी मिल गई। ओह, उस वक्त तुम्हारी वहाँ मौजूदगी की उम्मीद कर रही थी, लेकिन तुम वहाँ नहीं थे। तुम्हारे गेस्ट हाउस में फ़ोन किया तो मिसेस सिम्पसन से मालूम हुआ कि फिर यहाँ पहुँच गए थे। विक्की, ये तुम्हारे पर तीसरा हमला है। चौथा? क्या? विकास ने उसे कार में बम की बाबत बताया। तौबा, शबनम नेत्र फैलाती बोली। उसने उसे मनोहर लाल की बाबत भी बताया। हे भगवान, ऐसे कैसे बीतेगी? देखेंगे। उखल में सर है तो मूसल तो पड़ेंगे ही। हमें खलीफा वाला रास्ता अख्तियार करना चाहिए। यहाँ से खिसक चलना चाहिए। हाँ, क्योंकि यहाँ खतरा है। जाहिर है 4 बार तुम्हारी जान लेने की कोशिश हो चुकी है। एक दफ़ा मैं मरने से बची हूँ। दुश्मन की कामयाबी की कभी तो पहल होगी। तुम्हारे साथ नहीं होगी। क्यों भला? मैंने अमृत पिया है। तुम्हारी गैर हाजिरी में मैंने 2 काम किए।
एक तो तुम्हारे फ्लैट पर ऐसा लॉकिंग सिस्टम नया लगवाया है जिसे किसी का बाप नहीं खोल सकता। मेरा बाप, खुदा उसे जन्नत शीन करे, भी नहीं खोल सकता। तुम खोल सकती हो, ये चाबी पकड़ो। और दूसरा, मैंने तुम्हारे कॉम्प्लेक्स के मैनेजर को बोला है कि वहाँ जो भी यूनिट आइंदा खाली हो वो मेरे को दिया जाए। तुम वहाँ रहोगे? हाँ, मेरी पहरेदारी के लिए। जाहिर है, तुम्हारी पहरेदारी कौन करेगा? तुम करना। अंधे ने अंधे को रास्ते दिखाए, दोनों खो गए। विकास हंसा। मेरे करीब रहने में मेरी कोई भलाई समझते हो तो बिल्कुल ही करीब क्यों नहीं रहते? क्या मतलब? मेरे ही फ्लैट में रहो, इस बाबत वहाँ कोई पाबंदी तो है नहीं। वो वक्त भी आएगा। बहुत कुत्ती चीज़ हो। अब क्या हुआ? मेरे करीब रहोगे तो जानते हो कोई और ही पहरेदारी हो जाएगी। अब छोड़ वो किस्सा और बता कि कैसे तू गैस का शिकार बनी। गैस का ना बनी, किसी की कलाकारिता का बनी। गैस का तो मुझे कुछ पता ही नहीं चला। नर्सिंग होम में होश आने पर ही पता चला था कि क्या हुआ था। क्या हुआ था? क्यों तुझे गैस की सूंघ ना लगी? क्योंकि गैस से पहले मैं किसी और वजह से होश खो चुकी थी। और कौन सी वजह? कुछ कह भी तो सही अब। तभी ब्रेकफास्ट पहुंच गया जिसे दोनों ने शेयर किया। दोपहर बाद में फ्लैट पर थी। फिर वो बोली, जबकि एक डोर टू डोर सेल्स गर्ल वहाँ पहुंची जो कि एक फेमस ब्रांड के कॉस्मेटिक्स कंपनी की सेल्स प्रमोशन के तहत 50% डिस्काउंट पर बेच रही थी। मैंने उसे भीतर बुला लिया। उसने मुझे कॉस्मेटिक्स का रेंज दिखाना शुरू किया। अच्छी लड़की थी, अच्छे घर की जान पड़ती थी, इसलिए मैंने उसे कॉफ़ी ऑफर की। कॉफ़ी के दौरान मैंने कुछ परफ्यूम, शैम्पू और लिपस्टिक पसंद की। कॉफ़ी किसने बनाई? मैंने बनाई, और कौन बनाता? सर्व कहाँ की? ड्राइंग रूम में, जहाँ की मैंने उसे बिठाया था। कॉफ़ी सर्व करने के बाद तू उसके करीब से उठ के गई थी? हाँ गई थी। क्यों? वो बोली वो कॉफ़ी में चीनी ज़्यादा पीती थी। मैं उठकर किचन से उसके लिए चीनी लेने गई थी। तभी उसने कॉफ़ी में कुछ मिला दिया, जैसे कि नींद की गोली। हो सकता है। हो सकता है नहीं, यही हुआ। तू गैस से पहले किसी और वजह से होश को बैठी थी, और वो वजह और क्या हो सकती थी? तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन मैंने उसे रुखसत करके खुद दरवाज़ा भीतर से बंद किया था। गोली की वजह से अगर वो वजह थी, मेरी बेहोशी के दौर में वो गैस ऑन करने के लिए भीतर क्यों कर घुसी? इसके दो जवाब मुमकिन हैं। क्या? एक तो ये कि वो ताले खोल लेने में माहिर थी। अरे, शक्ल से वो बिल्कुल ऐसी ही लगती थी। वो तो कोई कॉलेज स्टूडेंट जान पड़ती थी जो कि पार्ट टाइम में वो काम पकड़े हुई थी। शक्ल से क्या पता लगता है? शक्ल से मैं ठग लगता हूँ? तू ठग की संग नहीं लगती। मनोहर लाल सिवाय मिलिट्री ऑफिसर को कुछ और लगता है? सोहेल नाम का वो शख्स जिसको हम मुंबई 6 करोड़ का ड्राफ्ट देने गए थे, लगता था कि एक दुर्दांत हत्यारा था जिसने सिंगल हैंडेड मुंबई से ऑर्गेनाइज क्राइम के तमाम मेहनतों का नामो निशान मिटा दिया था। ठीक है तुम्हारी बात, दूसरा जवाब क्या? यही कि तूने मेन डोर पे उसके पीछे से बंद ही किया था, लॉक नहीं किया था। दरवाजे को अंदर से लॉक करने के लिए बिल्ट इन लॉक का जो बटन दबाया जाता है वो दबाना तो भूल गई थी। वो बटन में हमेशा परमानेंट दबा हुआ रखती। उसने तेरी आंख बचाकर उसे अनदबा कर दिया होगा। खामा खा। उसमें स्प्रिंग एक्शन होता है, दबाओ तो दब जाता है, फिर दबाओ तो वापस बाहर निकल आता है। दरवाजे पर ठिठक कर क्या तूने उससे कोई बातचीत की थी? की तो थी। उसने की थी। मेरे से पूछने लगी थी कि क्या मैं उसे अपनी किन्हीं फ्रेंड्स के पते बता सकती थी जिनकी कि उन कॉस्मेटिक्स को खरीदने में दिलचस्पी हो। बस। तभी उसने हाथ की सफाई दिखाई और तेरे से छुपाकर वो बटन ऑपरेट कर दिया। हो तो नहीं सकता। तो फिर वो हवा बनकर चाबी के छेद में से वापस भीतर दाखिल हुई। ये तो हो सकता है ना? इजी। बहरहाल वो फिर भीतर आई और गैस ऑन कर गई। हाँ, यूं ही हुआ था वो काम। इसके सिवा और कोई एक्सप्लेनेशन मुमकिन नहीं। थी कौन वो? तू बता। इतनी देर से वो तेरे पास ठहरी, उसका होलिया काट वगैरह बयान कर। उसने किया, बहुत बारीकी से याद करके किए। ये तो विकास बोला, उसी औरत का हुलिया जान पड़ता है जिसने मेरे पर गोली चलाई थी। अच्छा। हाँ, लेकिन वो तो कॉलेज स्टूडेंट जान पड़ती थी। जान पड़ने से क्या होता है? ड्रेस और मेकअप से या लैक ऑफ मेकअप से 10 साल का फर्क पैदा हो सकता है। कौन पड़ा है हमारी जान के पीछे? वही जिसे कत्ल की गवाह के तौर पर मेरा छुट्टा घूमना कमा रहा नहीं रहेजा। उसकी पीठ पर हो सकता है। हर जगह प्रत्यक्ष या परोक्ष में उसका दखल दिखाई देता है। जैसे वो लोग मनोहर लाल से पेश आए, उससे तो लगता है कि ये रहेजा बिल्डर विल्डर कुछ नहीं है, कोई गैंगस्टर है जिसने उस बिजनेस को अपना फ्रंट बनाया हुआ है। जैसे तुम पीडी के बिजनेस को अपना फ्रंट बनाना चाहते हो। हाँ। उस बात पर याद आया, मेरे साथ जो गुजरी उससे पहले मैजेस्टिक सर्कल पर मैंने एक छोटा सा ऑफिस देखा था जो कि फर्निश्ड उपलब्ध है, टेलीफोन भी लगा हुआ है। किराए पर? हाँ। कितना किराया? 12,000 रुपये। ज़्यादा है। मैंने तो
बोर्ड भी बनने दे दिया। मजाक कर रही हो? विजिटिंग कार्ड भी छपवा लिए। छपने दे दिए? छपवा लिए। ये देखो। अपने हैंडबैग से निकालकर उसने विजिटिंग कार्ड्स का प्लास्टिक का बॉक्स पेश किया। विकास ने उनमें से एक कार्ड निकालकर उसका मुआयना किया। लिखा था सेठी एंड गुप्ता, प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स, एग्जीक्यूटिव पार्टनर विकास गुप्ता, एसोसिएट शबनम सेठी, फ्लैट 204 हिमाचल हाउस 3 मैजेस्टिक सर्किल राजनगर। कार्ड पर 4 टेलीफोन नंबर दर्ज थे। ये फ़ोन नंबर? वो हैरानी से बोला। वो भी 4-4? ठीक से पढ़ो। वो बोली, एक तुम्हारे घर का है, एक मेरे घर का है, एक तुम्हारे मोबाइल का, एक मेरे मोबाइल का। कमाल है। कार्ड पर जितने ज़्यादा फ़ोन नंबर हो, वो शान से बोली, फर्म का उतना ही ज़्यादा रौब बनता है। लेकिन ये नंबर फिलहाल चलेंगे, बाद में जब ऑफिस में फ़ोन लग जाएगा तो नए कार्ड छपवा लेना। सारा 100 रुपये का तो मेला है। फिर भी जल्दी क्या थी, मुझे शौक चल रहा था कार्ड रखने का। अब छोड़े ये किस्सा, और अभी और सुनो। और क्या सुनूं? कूपर रोड पर जहाँ मैं रहती हूँ, तुम्हें मालूम है कि वो जगह ट्रांजिट कॉम्प्लेक्स है जहाँ होटल की तरह लोग बाग आते जाते रहते हैं। जैसे मेरी सेफ्टी के लिए तुम्हें वहाँ नया लॉकिंग सिस्टम लगवाना पड़ा, वैसे मुझे भी एक बात सूझी। क्या? मैं ये जाहिर कर सकती हूँ कि मैं वहाँ रहना ही नहीं चाहती, रहती ही नहीं। कैसे? मेरा नाम शबनम सेट्टी है, लेकिन तकरीबन लोग मुझे शब्बो बुलाते हैं। शब्बो शबाना का संक्षिप्त रूप ज़्यादा मालूम होता है। वहाँ लॉबी में फ्लैट्स के ऑक्यूपेंट्स का जो इंडेक्स लगा हुआ है और जो 20% को छोड़कर निरंतर बदलता रहता है, आज से वहाँ मेरा नाम शबनम सरीन की जगह शबनम शबाना सेठी होगा। इससे ये जाहिर होगा कि वहाँ रहती शबनम सरीन फ्लैट छोड़ गई और उसकी जगह शबाना सेठी आ गई। लेकिन मैनेजर को तो मालूम होगा कि तुम वही हो और तुम्हारा नाम शबाना सेठी नहीं शबनम सरीन है। उसको समझाना मेरा काम। आगे मेरी दरख्वास्त पर सिक्योरिटी स्टाफ को समझाना उसका काम। बोलो क्या कहते हो? ठीक है, तुम ये सब ऑर्गेनाइज कर सकती हो? कर सकती हूँ तो करो। शाम तक हो गया समझो। अब क्या इरादा है? मुझे यहाँ से छुट्टी मिल चुकी है, लेकिन अब मैंने बल्कि हीरे की वजह से इंस्पेक्टर जिले सिंह की हाजिरी भरनी है। ओके। मुबारक हो, इंस्पेक्टर जिले सिंह बोला। शबनम और विकास दोनों की भवें उठी। किस बात की? विकास बोला। अरे भाई, दोनों अपने पैरों पर खड़े हो, वरना किसी ने तुम्हें हमेशा के लिए लिटा देने की क्या कसर छोड़ी थी? अच्छा वो। अब बारी बारी बोलो क्या हुआ था। पहले शबनम ने और फिर विकास ने अपनी आपबीती सुनाई। मैडम को तो तुमने बचा लिया, इंस्पेक्टर बोला, लेकिन तुम्हें तो मेरे भाई तुम्हारी तकदीर ने बचाया। तुम तो अमृत पियो। मजाक कर रहे हो? काहे को? अरे चाकू के हमले से बच गए, पॉइंट ब्लैंक चली गोलियों से बच गए, बारूद से बच गए, रात के हमले से बच गए। कैसे बच गए? कोई बात है ना तुम्हारे में? कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं तुम्हारी? शायरी छोड़िए, सब इत्तेफाक है। ऐसे इत्तेफाक भी तो हर किसी के साथ नहीं होते। हीरे की बाबत क्या कहते हैं? हीरा? हाँ, मैंने उस बाबत काफ़ी सोच विचार किया है, लेकिन मैं बतौर क्लू उसका कहीं कोई इस्तेमाल नहीं सोच पाया हूँ। इसलिए सोचता हूँ कि वो तुम्हें वापस लौटा दूँ। जी? लौटाए जाने की बात सुनकर हैरानी हुई? जनाब, पुलिस वाले की जुबानी सुनकर हैरानी हुई। सोचा था मैं हजम कर जाऊंगा क्योंकि पुलिस वाला हूँ। अब क्या बोलूँ जनाब, मैं कर भी जाता अगर कि लाखों का होता। ऐसा नहीं है। नहीं? आपने उसे जचवाया है? और क्या, उस बाबत मुझे कोई इल्हाम हुआ या मैं खुद पार की हूँ? सॉरी। है हीरा ही, शबनम बोली। ग्लास तो नहीं? नहीं, गिलास नहीं है, हीरा ही है, लेकिन एक्सपर्ट का कहना है कि निहायत मामूली आइटम। हीरे की पहचान उसके 3 गुणों से होती है, जिन्हें कहते हैं कट, कलर और क्लैरिटी। वो हीरा तीनों तरह से कमज़ोर है। फिर भी हीरा है तो कुछ तो वैल्यू होगी। हाँ, समझ लो 8-10 हज़ार रुपये। और वो अब हमें लौटा रहे हैं, एक शर्त के साथ। ओह, शर्त है? तुम्हें अखबार के खोया पाया कॉलम में उसकी बाबत अपनी तरफ से एक विज्ञापन देना होगा कि वो तुम्हें फला जगह पड़ा मिला था। जिस किसी का वो हो, वो उस पर अपनी मिल्कियत साबित करके ले जाए। अगर कोई लेने पहुंच गया तो वही पुलिस के काम की बात बनेगी। आई सी। कोई पहुंच गया तो तुम्हें क्या करना होगा जानते हो, या तुम्हें समझाने की जरूरत है? उसे अटकाए रखकर उसकी बाबत आपको खबर करना होगा। बिल्कुल, मैं तो ये भी जानता हूं कि इसे क्या करना होगा। क्या? क्या बोला? उसे आकर मेरा और शबनम का गला रेतना होगा बस। इश्तिहार में पता ना देना। फिर बोला, खाली अपना फ़ोन नंबर देना, लैंडलाइन का। मैं उस लाइन के टेप किए जाने का इंतज़ाम कर दूंगा। हीरे की बाबत कोई तुम्हें फ़ोन करेगा तो वो तभी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब ठीक है? विकास ने हिचकिचाते हुए सहमति में सिर हिलाया। संजय चकोर की क्या पोजीशन है? फिर पूछा। पोजीशन हॉरिजॉन्टल है,
लाश मॉर्ग में पड़ी है क्योंकि उसका कोई क्लेमेंट सामने नहीं आया। आज छठा दिन है, अब तक कोई नहीं आया, तो अब क्या आएगा? एक आध दिन और देखेंगे, फिर लाश किसी स्वयंसेवी संस्था के सुपुर्द कर देंगे तो उसका अंतिम संस्कार करा देगी। मैं ये कहना चाहता था कि वो हीरा क्लेम करने के लिए उठ के कैसे खड़ा होगा? क्या हीरा उसकी मिल्कियत हो सकता था? ऐसा कोई सबूत सामने नहीं। जो अंगूठी वो पहने था उसमें नक की जगह खाली थी। इतने से हीरा उसकी मिल्कियत साबित नहीं होता। आप हीरे को खांचे में लगा देखते, फिर बैठता दिखाई देता तो बच्चे पढ़ा रहे हो नहीं, या इश्तिहार देने की जिम्मेदारी से बच रहे हो? ऐसी कोई बात नहीं। तो खत्म करो ये किस्सा, जो कहा है करो। ठीक है, बारूद की छड़ों से कुछ पता लगता अगर कि उसका लहजा सख्त होता, उन्हें हैंडल करने की अहमकाना हरकत तुमने ना की होती। सॉरी। अब क्या सॉरी? विकास खामोश रहा। छड़ों पर कई टाइप के फिंगरप्रिंट्स हैं, लेकिन तमाम के तमाम ऐसे गटमट है कि कोई भी शिनाख्त के काबिल नहीं। लेकिन एक और जगह से हमें कुछ प्रिंट्स उठाने में कामयाब हुए, जिन्हें हमारे एक्सपर्ट ने शिनाख्त काबिल पाया है। कहाँ से? उत्तर देने से पहले इंस्पेक्टर शबनम की तरफ घूमा। तुमने जब भीतर से रेस्ट रूम का दरवाज़ा खोला था, वो बोला, तो जाहिर है कि मूठ पकड़कर ही खोला होगा। हाँ, शबनम बोली। हाथ को खून लगा। मूठ पर जो खून लगा हुआ था वो मेरे हाथ को लगा। तो क्या किया? धो डाला। फिर दरवाज़ा कैसे खोला? मूठ को पेपर नैपकिन से पकड़कर खोला। मेरा भी यही ख्याल था, क्योंकि जब हम वहाँ पहुँचे थे एक पेपर नैपकिन हमें मूठ से चिपका मिला था। वो मूठ के बहुत ही छोटे से हिस्से पर चिपका हुआ था, बाकी पर से फिंगरप्रिंट्स उठाने में हमें कामयाबी मिली थी। हमारा एक्सपर्ट कहता है कि वो प्रिंट्स 3 टाइप के थे। अब जबकि जाहिर है कि तुमने मूड को हैंडल किया था, तो एक टाइप तो तुम्हारे प्रिंट्स की होगी। उसको खारिज करने के लिए हमें तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स की ज़रूरत होगी। कोई एतराज़? शबनम ने हिचकिचाते हुए इनकार में सिर हिलाया। तुम्हें? वो विकास से संबोधित थी, लेकिन विकास हड़बड़ाया। मैं तो मूड को हैंडल नहीं किया था, मेरे को तो दरवाज़ा कातिल नहीं खोला था, जबकि मैं उसके साथ वहाँ से निकला था। एहतियात के तौर पर क्या हर्ज है? ठीक है, फिर दोनों के फिंगरप्रिंट्स लिए गए। उसके बाद फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट का काम शुरू हुआ। उसने रिपोर्ट दी कि शबनम का केवल एक तर्जनी उंगली का प्रिंट मूठ पर से उठाए गए प्रिंट से मिलता था। आपको? विकास बोले बिना न रह सका। बाकी प्रिंट से संजय चकोर के फिंगरप्रिंट्स भी चेक करने चाहिए। इंस्पेक्टर ने भूल कर विकास की तरफ देखा। लगता है कर चुके हैं, विकास दबे स्वर में बोला। यह भी लगता होगा कि मैं यहाँ इंस्पेक्टर की नहीं, क्लर्क की नौकरी कर रहा हूँ, चपरासी की नौकरी कर रहा हूँ। सॉरी। मूठ पर एक अंगूठे का प्रिंट चकोर का भी पाया गया है। जनाब, ये तो अपने आप में चकोर की वहाँ हाजिरी का सबूत है, लेकिन हाजिरी के वक्त का नहीं। सिर्फ प्रिंट से वहाँ हुए कत्ले की हाजिरी लगती हो, फिर से ये भी कातिल हो सकती है। इसका अंगूठा नहीं कटा हुआ, यह ऐसी अंगूठी नहीं पहनती जिसमें नक की जगह खाली हो। अरे मेरे भाई, ये संभावना मेरे जहन में है कि वहाँ अगर कोई कत्ल हुआ था तो वो चकोर ने किया था, लेकिन इश्तिहार फिर भी देना है। समझे कि नहीं समझे? समझा। उसके जवाब में अगर कोई हीरे का दावेदार सामने आया तो हम उससे सवाल करेंगे कि वो लाश का भी दावेदार क्यों नहीं है। ओह, अभी आई बात समझ में। और फिर अभी 3 में से 2 किस्म के प्रिंट्स की शनाख्त हुई है, तीसरी किस्म की शनाख्त होना भी बाकी है। फिर वो लोग विकास खामोश रहा। इंस्पेक्टर फिर फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट की ओर आकर्षित हुआ। उसने उसको पुलिस रिकॉर्ड में उपलब्ध नॉन क्रिमिनल्स के फिंगरप्रिंट से उनके मिलान का लंबा और विकट काम शुरू करने के हुक्म के साथ रुखसत किया। फिर इंस्पेक्टर ने संपर्क बनाए रखने के सख्त आदेश के साथ और सावधान रहने के मशवरे के साथ उन दोनों को भी रुखसत किया। दोनों बाहर निकले। मुगल बाग में हेडक्वार्टर के करीब ही एक रेस्टोरेंट था, जहां उन्होंने लंच का फैसला किया। वे रेस्टोरेंट में दाखिल हुए तो उन्होंने उसे फुल पाया। तभी एक वेटर ने संकेत से बोला कि ऊपर बालकनी में भी सीटिंग अरेंजमेंट था। वो दोनों निचले हॉल में से ऊपर को जाती अर्धवृत्ताकार सीढ़ियों के दहाने पर पहुंचे। वो उन पर कदम रखने ही लगे थे कि उन्हें ऊपर से नीचे आती एक महिला दिखाई दी। उसे रास्ता देने के लिए दोनों एक ओर हट गए। सीढ़ियों के घुमाव से नीचे आती विकास को सबसे पहले उसकी सुडौल टांगें दिखाई दी थी, जो कि उसकी स्कर्ट में से घुटनों से ऊपर तक झलकी। फिर उसकी निगाह उसकी सैंडलों पर पड़ी। स्टिलेटो कहलाने वाली हाई हील वाली लाल सैंडलें। विकास के नेत्र फैले। महिला रेस्टोरेंट के दरवाजे को ढकेलकर बाहर निकल गई। क्या हुआ? शबनम बोली। ये विकास बोला, वही औरत थी जिसने मेरे पर गोली चलाई थी। क्या बात करते हो? मैं उसकी सैंडलों को नहीं भूल सकता। मैं गिरा था तो उसके कदमों में ढेर हुआ था। तब उसके पांव ऐन मेरी आंखों के सामने थे, और बेहोश होने से पहले मैंने कुछ देखा था तो उसकी सैंडल ही देखी थी। तू ऊपर जाके बैठ, मैं आता हूँ।
वो बगुलों की तरह वहां से बाहर निकला और फुटपाथ पर पहुंचा। उसकी व्याकुल निगाह फुटपाथ के दाएं बाएं और फिर सड़क के पार दौड़ी। वो कहीं नहीं थी। लेकिन क्या यह इत्तेफाक था कि वो तभी वहां से रुखसत हुई थी जबकि वो भीतर दाखिल हुए थे? नहीं, उसके दिल ने गवाही दी। बालकनी से रेस्टोरेंट की ग्लास विंडो से बाहर झांका जा सकता था और बाहर धूप की रोशनी होने की वजह से भीतर से बाहर का नज़ारा बाखूबी किया जा सकता था। उस औरत से जानबूझकर अपनी वहां से रुखसती को यूं टाइम किया था कि वो भीतर दाखिल होते तभी वो उनके बगल से गुजरकर वहां से निकलती। धूप से भीतर आने वाले की आंखें चौंधियाई होने की वजह से उसे भीतर तत्काल स्पष्ट दिखाई देना नहीं शुरू हो सकता था। इसी बात का उस औरत ने फायदा उठाया था और वहां से निकलकर पता नहीं कहाँ गायब हो गई थी। ये महज इत्तेफाक था कि अपनी मंगलवार रात वाली सैंडलों को वो उस रोज भी पहनी थी और जरूर ये बात उसकी कल्पना से परे थी कि उसकी शिनाख्त उसकी खास सैंडलों से भी हो सकती थी। वो वापस रेस्टोरेंट में दाखिल हुआ। शबनम नीचे ही एक कोने की टेबल पर बैठी हुई थी। उसने जोर जोर से हाथ हिलाकर उसका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। विकास उस टेबल पर पहुंचा और उसके करीब बैठ गया। नहीं मिली, शबनम बोली। विकास ने मायूसी का इजहार करते हुए इनकार से सिर हिलाया। तुम्हारी सूरत से ही लग रहा था। पक्की बात है वो वही औरत थी? हाँ, जिसे तुमने सूरत से नहीं सैंडलों से पहचाना। हाँ, वैसा एक ही जोड़ा बना होगा खास उस औरत के लिए। मैं कुछ नहीं जानता, मेरा दिल कहता है कि वो वही औरत थी जिसने मेरे पर गोलियां चलाई थी। सैंडलों की वजह से? हाँ हाँ हाँ। नाराज क्यों होता है मेरे झुनझुन? विकास खामोश रहा। उस वाक्य के 4 दिन बाद शबनम बोली, आज वो खास तुम्हारी सहूलियत के लिए वो सैंडलें पहनकर निकली? तू पागल है। ऐसी फूफा वाली औरतों के पास दर्जनों जोड़ी सैंडलें होती हैं। उन्हें याद रहता है कि उन्होंने कौन से दिन कौन सा जोड़ा पहना। उसने तुम्हें जूतियों के ही काबिल समझा, इसलिए उन्हीं का दीदार कराया। थोबड़ा आज भी न दिखाया। बकवास ना कर, बियर दिखाई दे, फिर तुम्हारी मन की मुराद पूरी करती हूँ। विकास ने बियर का ऑर्डर दिया, साथ ही लंच का भी ऑर्डर दिया। जल्दी क्या है? शबनम ने विरोध किया। मेरे को है जल्दी, विकास बोला। अब तू मेरी बात सुनाओ। यहाँ से तू सीधे ऊपर रोड जाएगी और अपने फ्लैट पर टिक के बैठेगी। जब तक मैं ना लौटूं तो किसी को दरवाज़ा नहीं खोलेगी, खास तौर से किसी सेल्समैन को। मैं नहीं। अरे तुझे रेस्ट की ज़रूरत है। तुम्हें नहीं है? गोलियों से छलनी हो, सिर में 100 टाँके लगे। 100? ढेर तो लगे ना। तुम्हें आराम की ज़्यादा ज़रूरत है या मुझे? तुझे। मर्द का क्या है, मर्द तो गिरता पड़ता ही रहता है। इतने गिरे हुए हो? क्या कहती है? गिरता पड़ता होना और गिरा होना एक ही बात होती है। नहीं होती। नहीं होती? तभी तुम साथ ही हाथ बढ़ाना कहने की जगह मुझे घर भेज रहे हो। तभी वेटर बियर ले आया। दोनों ने चीयर्स बोला। तुम क्या करोगे? फिर शबनम ने पूछा। करूँगा कुछ। अपनी मम्मी के बिना कर सकोगे? जब मम्मी नर्सिंग होम में पड़ी थी तब भी तो कुछ कर ही रहा था। माँ का सिर कर रहे थे। इतनी अकल तो है नहीं कि औरत का कौन सा सिर पहले देखते हैं। शटअप की कसम। ये बात मैंने इसलिए कही थी कि जब तुम्हारी निगाह उसकी सैंडल बोसी कर रही थी तब मेरी निगाह उस पर भटकी थी। क्योंकि औरत को यूं जरूर देखती है। क्या देखा था? विकास उत्सुक भाव से बोला। आंखें चौंधियाई होने की वजह से उसकी सूरत तो मेरे भी पल्ले नहीं पड़ी थी, लेकिन इतना मुझे फिर भी दिखाई दिया था कि उसके बाल स्याह काले थे, कटे हुए थे, लेकिन फिर भी कंधे तक आते थे। कदम में 5.5 फुट के करीब थी और बढ़िया बनी हुई थी। आवर ग्लास फिगर, ये सब तूने देखा? खास नहीं देखा। औरत को ना देखते हुए भी यूं देखती ही है, इसलिए देखा। कोड़ रही है? जल के कह रही है? मेरी जूती जलती है। विकास हंसा, फिर संजीदा हुआ। अब खत्म करिए किस्सा। फिर बोला। क्यों पूछती है? क्यों? क्योंकि मैं कह रहा हूँ। तुम क्यों कह रहे हो? मैं क्यों कह रहा हूँ? अरे आई एम योर लॉर्ड एंड मास्टर। यू आर। ऑफ कोर्स आई एम। फिर तो आ गया शिरोधार प्राणनाथ। विकास की फिर हंसी निकल गई। चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं 8 दिन के अगले भाग में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।